चलो जाओ देखो है क्या बोला है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सुन लो। पहली बात, इसमें प्री में तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया बात है। और जितनी बात होगी डॉलर की होगी। अब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना, भुगतान संतुलन क्या है, जितना मैं डाटा हिंदी में लिखूंगा इतना इंग्लिश में लिखूंगा। ऐसा हो नहीं सका कि इस तक कभी सवाल ना आया हो, ठीक है, हर साल सवाल है इस तक। और क्योंकि यहाँ फंसाने के चांस ज़्यादा, और ये बहुत, मैं क्या करूँगा, अपनी स्पीड बहुत धीमी रखूँगा, जानबूझ कर अपनी स्पीड धीमी रखूँगा, ठीक है। जो भी सवाल आगा ना उससे तुम फंस नहीं सकते, समझ में आया बात है। और यही सारे सवाल मैं ही कहीं डिस्कस कर दूंगा, जितने पिछले साल के पेपर में आए हुए होंगे ये बन सकते होंगे। क्योंकि जो 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 टॉपिक है ना, इस टॉपिक की यही खास बात है, अगर एक बार ये दिमाग सिकंजे तो निकल गया फिर दोबारा लौट कर नहीं आना गया, समझ में आया बात है। तो इसे ये कहीं साथ साथ इंट्रैक्शन होता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम समझेंगे क्या इसमें हो क्या है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो। जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था पढ़ाई थी तुम्हें, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पढ़ाने के दौरान मैंने सब बताया था तुम्हें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बार बार तुम एक चीज़ का जिक्र बार बार सुनोगे तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए। एक तो हो चालू खाता घाटा, ऐसे ऐसा नाम सुना जा, चालू खाता। एक हो हमारा पूंजीगत खाता, तो चालू खाता हो एक पूंजीगत खाता हो, तो कौन कौन सा चालू खाता हो कौन कौन सा पूंजीगत खाता हो, ये सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आएंगे। इसका ये मतलब होगा यार, हम जितना भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अच्छा ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हो, ट्रांजैक्शन का मतलब है हम दूसरे देशों के साथ है ना, जितना भी हमारा रेस्टर्न ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। रेस्टर्न ऑफ द वर्ल्ड का मतलब विदेश में कहीं भी, पूरी दुनिया में जितने भी देश है ना जिसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया में जितने भी देश है, कोई सा भी देश हो जिसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, वो ट्रांजैक्शन की सबकी कोडिंग आरबीआई के, जो आरबीआई बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, उसके पास सबकी कोडिंग हो रही, सब लिखा जा रहा। कितना वस्तु हम भारत से खरीद कर लेकर आ रहे, कितनी सेवाएं हम बाहर देने जा रहे हैं, हम बाहर कुछ भी करने जा रहे हैं, और बाहर जो भी हम काम करने जाएंगे ना उसके लिए हमें डॉलर की आवश्यकता होगी। यानी एक प्रकार का हम ऐसे कह सकते हैं, उनकी सारी कोडिंग करना और डिकोडिंग करना और सब उनको सबको लिखना, उसको सबको डिकोड कर कर लिखना, यही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब वेस्टर्न ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वैश्विक स्तर पर जहां भी भारत का ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, भारत का जहां पैसा आ रहा डॉलर के रूप में, पैसे के रूप में नहीं कह रहा मैं, डॉलर के रूप में, डॉलर के रूप में पैसा आ रहा, डॉलर के रूप में पैसा जा रहा, उसकी कोडिंग रखना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता, भुगतान संतुलन। क्या कहलाता, समझ गए, भुगतान संतुलन। पैसा कहाँ जा रहा, पैसा कहाँ से आ रहा, उसकी सबकी कोडिंग रखना, डिकोडिंग रखना, सब बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इसे हम भुगतान संतुलन बोलते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में नहीं आई कि भुगतान संतुलन कैसे कहते हैं? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? भुगतान संतुलन क्या बला है? अब जो भुगतान संतुलन है इसे तुम समझना चाहते हो क्या, ठीक है, दिमाग में समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ बैलेंस करना चाह रहे, क्या संतुलित करना चाह रहे। तो इसमें यही बात खास बात होगी, इसमें हम दो खातों को पढ़ेंगे। अगर तुमने पिछले वाला बजट पढ़ रखा है ना तो यहाँ सारी चीज़ें खुद क्लियर हो जाएगी, सब चीज़ एक दूसरे से लिंक करता हो जाएगा। मेरे पढ़ाने का वही स्टाइल रहेगा, बिल्कुल वही स्टाइल रहेगी पढ़ाने की, ठीक। जब इसे खत्म कर लेंगे ना तो फिर 2024-25 जो 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसे पढ़ेंगे, और साइड से जो बजट आया उसे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे तो और बजट तो बहुत सारे सवाल हुआ, अगर वो छोड़ दिया ना तुम सब छोड़ दिया, उसके बिना कुछ नहीं है। समझ में आया बात है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए दो खाते डिस्कस करूंगा मैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हमारा करंट अकाउंट, CURRENT, करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट हमारा, इसे कहते हैं चालू खाता। चालू खाता, अच्छा चालू खाता ने बिल्कुल इस तरह, जिस तरह भारत के अंदर, भारत के बजट के अंतर्गत ना राजस्व खाता था। समझ आई बात है? दो खाते को हम डिस्कस करेंगे इसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो खातों को डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट चालू खाता, और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे पूंजीगत खाता। तो चालू खाता कौन सा, पूंजीगत खाता कौन सा, दोनों समझ लो। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कौन सा, पूंजीगत खाता। और पूंजीगत खाते को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल, यूँ नहीं पता कौन सी लाइन से मेरी सवाल आ जा, याद रखना बात है। इतना डेप्थ एनालिसिस करूंगा मैं इसका, इतना गहराई में जाकर इसका विश्लेषण करूंगा। कैपिटल अकाउंट, इसे बोलते हैं पूंजीगत खाता। पूंजीगत, ये पूंजीगत खाता हमारा। तो दो खाते हमारे, एक तो करंट अकाउंट हमारा, दूसरे नंबर पर हमारा पूंजीगत, ये तो हमारा कैपिटल, ये तो करंट अकाउंट, दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट। चालू खाता, दूसरा पूंजीगत खाता। तो चालू खाता कौन सा होगा, पूंजीगत खाता कौन सा होगा, इसे में डिस्कस करना। चालू खाता हो ना हमारा यहाँ का, इसके अंदर भी दोनों के अंदर डॉलर का आना होगा, डॉलर का जाना होगा। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। रुपए से संबंधित नहीं है। चालू खाते की प्रकृति बिल्कुल ऐसी जैसे भारत में राजस्व खाता हो। राजस्व खाता मैंने पीछे सब पढ़ाया। चालू खाते की प्रकृति ऐसी जैसे भारत में राजस्व खाता हो। भारत का जो बजट पढ़ाया गया था उसके अंदर जो राजस्व खाता हो ना, उसी बिल्कुल चालू खाता उसकी राजस्व की प्रकृति का। लेकिन वहां रुपए में बात करते हैं और यहाँ बात करते हैं किसमें, डॉलर में बात करते हैं, हार्ड करेंसी में बात करते हैं। यस और नो? उसके बाद ये पूंजीगत खाता होगा। पूंजीगत खाता ऐसा ही है जैसे हमने वहां पूंजीगत खाता पढ़ा, कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, वो बिल्कुल सेम इसी की प्रकृति का हो।
अगर वो याद है ना, समझ आई बात है, तो इसे कभी नहीं भूल लेंगे, समझ आई बात। अगर वो कच्चा होगा ना तो इसे समझने में कठिनाई हो जाएगी, समझ आई बात है। और मैंने कहा मैं साथ साथ सुनकर चलूंगा कि मैं समझा क्या रहा हूँ, क्या भला है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर कर छोड़ देना तुम, तो समस्या खड़ी हो जाएगी तुमको इन फ्यूचर भी, समझ में आया बात है। तो अभी समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि कौन सा, सबसे पहले हम समझेंगे करंट अकाउंट क्या है। अभी ये समझ में आता है कि भुगतान संतुलन क्या भला, समझ में बता आना ही आना सवाल। तो जो चालू खाता, इसे समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चालू खाते को, अब मैं यहाँ हेडिंग बना रहा हूँ चालू खाता, फिर जब मैं चालू खाता समझा दूंगा ना, फिर मैं पूंजीगत खाता समझाऊंगा, क्योंकि चालू खाता समझने के बाद ही पूंजीगत खाता समझ में आएगा। तो इसलिए पहले चालू खाता समझ लो, करंट अकाउंट समझो, करंट अकाउंट है क्या भला है। और मैं भी कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भारत के अंदर जो बजट है ना, उसके अंदर जो राजस्व खाता था उसकी प्रकृति का, यानी ये और वो दोनों सिमिलर है। वहाँ रुपए में बात होगी, यहाँ डॉलर में बात होगी। और ये जो चालू खाता ना, चालू खाता है, और ये हमारा पूंजीगत खाता, ये ना हमारे ये बताती, ये अगर यहाँ घाटा हो जाए, चालू खाते में घाटा हो जाए, तो ये बात को प्रदर्शित करेगा कि एक्सटर्नल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, समझ, बाह्य स्तर पर हमारी स्थिति खराब है। अगर तुम्हें चालू खाता घाटा पता लग जाए ना, पहले चालू खाता समझेंगे, चालू खाते के अंदर अगर घाटा हो रहा, वो प्रदर्शित करेगा वैश्विक स्तर पर आपकी छवि बहुत खराब है। आपकी टोकरी में ना, आप केंद्रीय बैंक हो, आरबीआई हो, आपकी टोकरी में डॉलर है नहीं, खत्म हो चुका, समझ एक बात। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बाह्य स्तर पर किसी देखना, उसका करंट अकाउंट डेफिसिट देख लो, उसका चालू खाता घाटा देख लो, समझ में आया बात। या दूसरे नंबर पर कैपिटल अकाउंट होगा, पूंजीगत खाता जिसे बोलते हैं। और ये पूंजीगत खाता ना, पूंजीगत खाता वही खाता होगा, ध्यान तो सुनना, ये पूंजीगत खाता वही खाता। पूंजीगत खाता क्या होगा, पूंजीगत खाता उस सही जिस तरह हम ना बजट के अंदर अपना पूंजीगत खाता बढ़ाता है, समझ में आई बात। या पूंजीगत खाता पढ़ा था, जो पूंजीगत प्राप्तियां पड़ी थी, पूंजीगत प्राप्तियां पड़ी थी, पूंजीगत वही पढ़ा था, बिल्कुल वही आगा स्वपी। उसके बाद ये चालू खाता, चालू जिस तरह ये राजस्व की प्रकृति का, वहां हमने राजस्व प्राप्तियां पड़ी थी, राजस्व वही पढ़ा था, बिल्कुल इसी चीज को हम यहाँ पढ़ते पढ़ते चलेंगे और आराम से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज मैं करंट अकाउंट डिस्कस कर रहा हूँ। करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट मतलब चालू खाता। ये चालू खाता पढ़ेंगे हम कि चालू खाता क्या भला है। ये करंट अकाउंट चालू खाता जिसे बोलते हैं। और जो चालू खाता ना, देखो चालू खाते के करंट अकाउंट चालू खाता इसे तो बोलते हैं। अब जो चालू खाता होगा, ध्यान से सुनना चाहिए, देखिए चालू खाता होगा। अब चालू खाते में क्या भला है, ये कैपिटल अकाउंट होगा, इसे पूंजीगत खाता बोलते हैं। इसमें कैसे हम पढ़ेंगे क्या हम, नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पता क्या होगा, मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ सर, क्योंकि जब हमने राजस्व खाता पढ़ा था तो वहाँ दो चीज़ पढ़ी थी, एक तो राजस्व प्राप्तियाँ, एक राजस्व व्यय। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ डॉलर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों ना मैं डॉलर का साइन बना दूँ पहले, ये डॉलर का साइन बना दिया मैंने, समझ आई बात है। तुम बात हो जाएगी, यहाँ डॉलर में बात हो रही है और वहाँ रुपये में बात होती थी, समझ आई बात है। इधर तो मैं एक तरफ में तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इनफ्लो का मतलब अंतर प्रवाह, इनफ्लो इसे बोलते हैं अंतर प्रवाह। अंतर प्रवाह किसका, वो भी डॉलर का। जो डॉलर है ना वो अब अंतर प्रवाह हो रहा है इसका, वो भारत के अंदर आ रहा है, ये अंतर प्रवाह, समझ में आई बात। या दूसरा बहिर्प्रवाह, इसे बोलते हैं आउटफ्लो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो ये तो अंतर प्रवाह, ये हो बहिर्प्रवाह। तो बहिर्प्रवाह अंतर प्रवाह, इसका मतलब बहिर्प्रवाह का क्या मतलब हो, हिंदी में थोड़ा सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आउटफ्लो इसका मतलब डॉलर जा रहा है देश के अंदर से, डॉलर जा रहा है देश के अंदर से। अभी बताओ, ये बिल्कुल इसकी कहानी इस तरह ही नहीं है, जब पैसा अब हमारे को तो प्राप्ति नहीं होती, पढ़ा नहीं हमने, वो पिछले वाला जरूर याद करना होगा अब, कि जो पूंजीगत प्राप्तियां हमने पढ़ी थी, पूंजी वो राजस्व प्राप्तियां, जब राजस्व प्राप्तियां पढ़ी थी मैंने कहा चालू खाता बिल्कुल राजस्व की प्रकृति का। और यहाँ पे भी सवाल पूछे हुए, ठीक। और ये लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम समझ नहीं सकते सर, चालू खाता ना बिल्कुल, यो चालू खाते में जो डॉलर आगा, वो डॉलर आगा ना, इसका मतलब डॉलर आरबीआई की टोकरी के अंदर बढ़ जाएगा। प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक हो, हमारे पास भी केंद्रीय बैंक, उसका नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। ये हमारा केंद्रीय बैंक है, ये केंद्रीय बैंक, ये हमारा केंद्रीय बैंक। और जो केंद्रीय बैंक है ना, इस केंद्रीय बैंक को हम आरबीआई कहते हैं। और ये जो आरबीआई है, आरबीआई के हमारे जो केंद्रीय बैंक है, और इसके अंदर ना मैंने कहा तुम इसकी टोकरी के अंदर ना अगर डॉलर आगा तो वहाँ ना भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। और जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, सब एक एक चीज़ सुनूंगा, आराम से अपनी स्पीड रख रहा हूँ। ये आरबीआई है, आरबीआई का जो खाता है ना, इसके अंदर इसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार। और ये बहुत जरूरी है देश को आगे चलाने के लिए, समझ में आई बात है, क्योंकि तुम बाहर कुछ सामान खरीदने के लिए जाओगे तो तुम वहाँ डॉलर की जरूरत पड़ेगी। ये आरबीआई की टोकरी समझ लो एक प्रकार से, इसके अंदर डॉलर बढ़ जाने वाला। अगर यहाँ नहीं समझ लो, अगर डॉलर का अंतर प्रवाह होगा, अंतर प्रवाह का मतलब डॉलर इनफ्लो होगा, डॉलर आगा, इधर डॉलर जाएगा, यानी कुछ हम ऐसा काम करते होंगे। अब देखते हैं इसके अंदर हम क्या, मैं करंट अकाउंट को डिस्कस कर रहा हूँ,
इधर एक साइड मैंने लिख दिया कि डॉलर कैसा आएगा, दूसरी तरफ लिख दिया मैंने डॉलर कैसे जाएगा। समझ में आया बात? या तो डॉलर कैसा आएगा, डॉलर कैसे जाएगा, उनकी सबकी कोडिंग करना, डिकोडिंग करना, जिस खाते में हम करते हैं उसका नाम होगा चालू खाता। ये चालू खाता हमारा। डॉलर कहाँ से आया, दूसरा डॉलर कहाँ से चला गया। और वहाँ हम क्या पढ़ते थे, राजस्व, वहाँ क्या राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व कहाँ तो प्राप्त हो रहा है, टैक्स तो, नॉन टैक्स तो आज राजस्व प्राप्तियाँ पढ़ते थे वहाँ से। फिर तो राजस्व व्यय कैसे हो रहा है, राजस्व व्यय का मतलब डेली टू डेली खर्चा, मेंटेनेंस कॉस्ट जिसे बोलते हैं, देश को आगे बढ़ाने वाला खर्चा हो वो भी है, तो वो बहुत जरूरी हो, जितना पूंजीगत व्यय जरूरी हो ना वो भी राजस्व व्यय भी इतना ही जरूरी हो। तो ये हमारा डॉलर कैसा आया और डॉलर कैसे गया, ये सब चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ए पॉइंट, ये पहला पॉइंट। ए पॉइंट में हम क्या समझेंगे, अब समझेंगे हम कि जो वस्तु है ना, तो पहले अब सोचो, अपने दिमाग को जोड़ डालना। हम कोई वस्तु है, देखो डॉलर कैसा आगा हमारे पास, कोई वस्तु है और हम बाहर बेचने जा रहे हैं, अपने देश की बाउंड्री से हमने बाहर निकाल ली वस्तु है, ये हमारा देश है, प्यारा प्यारा देश, ऐसा समझ, ये हमारा देश है, कोई वस्तु बनाई हम ना, देश से निकाल ली बाहर, अब बेचने चले गए हम। जैसे वस्तु को बेचने चले गए तो ये समझ जाओ, और जब हम देश से वापस लौटेंगे तो इतनी तो बात तय है कि बाहर के लोग हम गांधी तो पकड़ाने के नहीं, हाथ में डॉलर देंगे, ऐसा समझ। बाहर तुम कुछ भी बेचना चाह रहे, हमारी माता ने घी बनाया, 2 किलो में घी बेचने चला गया, अपने देश से बाहर चला गया, तो इतनी तो बात पक्की, ये मॉरिशस वाले ने, मैं जाऊँगा घी बेचने, ये समझ जाओ, तो मुझे डॉलर देंगे, लो 5,000 डॉलर ले जाओ 2 किलो घी के, आपके यहाँ का पेवर घी है। बात सही है? यदि कुछ भी मैं बेचने जाऊंगा, यानी वस्तुओं का निर्यात करने पर, बेचने का मतलब क्या हो, निर्यात करना, खरीदने का मतलब क्या हो, आयात करना, और निर्यात को बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो जो गुड्स होती हैं यानी वस्तुएं होती है, और वस्तुओं का अगर आप निर्यात करने जाओगे तो आपको डॉलर प्राप्त होगा, ये खास बात। और जितना भी डॉलर प्राप्त होगा वस्तुओं का, तो वस्तुओं का जो निर्यात होगा वो चालू खाते में आएगा। वस्तुओं का निर्यात, मैं भी कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तुओं का निर्यात चालू खाते के अंतर्गत आएगा। ये भी भुगतान संतुलन का हिस्सा, सब पेपरों को पूछा हुआ, चालू खाता हो चाहे पूंजीगत खाता हो, ये भुगतान संतुलन का हिस्सा। अभी तुम थोड़ी देर बाद समझ में जाएगी भुगतान संतुलन है क्या, समझ में आया बात? या और बिल्कुल वही कहानी बिल्कुल। तो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर आप करोगे क्या, नंबर ए पॉइंट, ये आप ना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे। एक्सपोर्ट की सोर्स फॉर्म में क्या लिखता हूँ, एक्स लिखता हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे, इसका मतलब वस्तुओं का क्या करोगे, निर्यात, वस्तुओं का निर्यात करोगे। अच्छा, वस्तु का निर्यात करोगे, और जैसे ही वस्तु का निर्यात करोगे तो वस्तु का निर्यात करने पे यही होगा, आपको ना डॉलर प्राप्त होगा, भारी भरकम मात्रा में डॉलर प्राप्त होगा। समझ गई बात? या इस मामले में हमेशा चाइना रहा, क्योंकि चाइना की वस्तुएं ना पूरी दुनिया में भागी फिर रही, और उनके यहाँ डॉलर ही डॉलर प्राप्त हो रहा। यह बात मैंने पिछले वाली क्लास में बताई थी। उनके यहाँ 3200 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स उनकी टोकरी के अंदर, हमारे यहाँ तो 650 भी नहीं है। समझ नहीं, हमारे तो घट का 550 के आसपास आ गया, 597 540 के आसपास आ गया, 600 तो घट का भी कम होगा हमारे यहाँ। आर्थिक समीक्षा में भी दे रखी है बात, समझ आई बात है। आर्थिक सर्वेक्षण दे रखा 2023-24 का, हमारे यहाँ 600 से घटकर 580 के आसपास चला गया। समझ में आई बात है। फॉरेक्स रिजर्व जिसे बोलते हैं, गूगल पर तुम 3-3 महीने बाद चेक कर सकते हो, आंकड़ा आता, आरबीआई जारी करता कि हमारी उसकी टोकरी में कितना रिजर्व रखा हुआ, कितना विदेशी मुद्रा भंडार रखा हुआ। इस बात को तुम चेक भी कर सकते हो, गूगल पर जाकर चेक कर सकते हो कि सही आंकड़ा क्या है। समझ में आया बात है। तो लेकिन तुम क्या करोगे, जितनी ज्यादा हम वस्तुएं बना के भेजेंगे ना, बाहर भेजेंगे, इतना ज्यादा बेनिफिट होगा। जितनी वस्तुएं बनाकर हम ज्यादा बाहर भेज देंगे ना, इतने बेनिफिट होगा। लेकिन आर्थिक समीक्षा 2023-24 का पता क्या कह रहा, ये कह रहा कि भारत ने एक अलग प्रकार के फेज में प्रवेश कर रहा। जितनी वस्तुएं हम बाहर भेजते थे ना, हमारी वस्तु को भी पसंद नहीं कर रहा। ये बात आर्थिक समीक्षा में लिखी हुई 2023-24 के सर्वेक्षण में, इस साफ साफ लिखा हुआ के अंदर। मैंने कहा 300-400 पन्नों का सर्वे हो, उसे पढ़ने में टाइम लगा। मैं जो छुट्टी रखा था बीच में, तो उसे पढ़ने में पूरा टाइम बिता रहा था। मैं उसका नोट्स भी बना रहा हूँ, वो रखा हुआ साइड में नोट्स उसका। एक चीज में शब्द पढ़ना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें यही बात लिखी हुई, पूरा पढ़ने के बाद जो सार बच्चा दिमाग को बता रहा हूँ, यही लिखा हुआ कि भारत एक अलग अलग प्रकार के फेज में प्रवेश कर रहा। पता किस तरह के फेज में प्रवेश कर रहा? भारत कोविड से पहले कुछ और था, कोविड के बाद स्थिति हमारी कुछ और बदल गई। भारत जो वस्तु बनाकर दूसरी दुनिया को भेज रहा था ना, वे दूसरी वस्तु है ना, आया समझ में, उन वस्तु की मांग, डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी। भारत की वस्तु की डिमांड कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, ऐसा समझ में। लेकिन निर्मला सीतारमण जी अपने स्टेटमेंट में नीचे भी बात लिखती है। पता क्या लिखती है? कह रही भारत के लिए अच्छी बात है। पूछो क्यों? ये भी कह रही कि भारत की डिमांड, अगर भारत के लोग अगर वस्तु नहीं खरीद रहे तो हमारे भारत की जनसंख्या बहुत, और भारत में कम खपत बहुत कम ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था एक अलग प्रकार के मोड में प्रवेश कर रही। भारत की अर्थव्यवस्था इस प्रकार प्रवेश कर रही। पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी ना, वह निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था थी। अब घरेलू आयात आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है इसे लेकर पेपर में सवाल पूछ लो कि भारत कौन सी दिशा में बढ़ रहा। समझ में आ बात है। इतना डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता, इतना सूक्ष्म विश्लेषण चाहिए, यानी कुल मिलाकर बच्चा किताब पर चाहिए।
समझ में आई बात है? नहीं तो फिर कॉपी तक तैयारी छोड़ दो। और जब चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाए ना, इसका ये मतलब है फिर पढ़ने में भलाई हो। बताओ चलिए, बात समझ में आई नहीं आई? चलो छोड़ दो। ये बताओ, निर्यात, अगर वस्तुओं का निर्यात होगा, अगर वस्तुओं का निर्यात होगा, ये बताओ बाहर वस्तु को बेच पाओगे, तो ये बताओ हमारा जो डॉलर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? और डॉलर बढ़ने का क्या, डॉलर बढ़ना चाहिए यार। ये डॉलर इनफ्लो होने का मतलब डॉलर बढ़ जाएगा इसके अंदर, मतलब समझ गए ना तुम? वो सिंबल का प्रतीक, तो डॉलर बढ़ जाएगा इसके टोकरी के अंदर, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा भारत का। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग अभी 580 के आसपास बना हुआ। समझ में आई बात है? जो कि अच्छी बात नहीं है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? दिक्कत? अच्छा, डॉलर कैसे देश के अंदर से जाएगा? ऐसा जाएगा, अगर हम बाहर से कोई चीज़ खरीदने गए, मान लो आपके पास कोयला नहीं है, अब मान लो आपके पास सोना नहीं है, मान लो आपके पास गोल्ड नहीं है, जिससे गोल्ड कहते हैं, सोना वही तो हो गोल्ड, और नहीं है, आप बाहर लेने गए। मान लो आपके पास रेडियम तत्व नहीं है, मान लो आपके पास लिथियम तत्व नहीं है, आप बाहर से लेने गए, तो आप क्या गांधी की रुपये में ले गाओगे? जो गांधी जी इस पर छपे हुए उसे नहीं ले गाओगे। लेकर भी जाओगे, आपके माथे मारा फेंक कर, कह रहे इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ चाहिए हार्ड करेंसी, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं डॉलर चाहिए। तो डॉलर लेके जाओगे अपने घर से, अपने घर में से कहाँ से लेके जाओगे? आरबीआई के पास से। और आरबीआई के पास से, सरकार के पास से डॉलर लेके जाओगे, तो जो डॉलर टोकरी में से निकाल कर दूसरी जगह लेके जाओगे तो डॉलर कम नहीं हो जाएगा? इसका मतलब वस्तुओं को खरीदने से, वस्तुओं का आयात करने से, वस्तुओं का इंपोर्ट करने से, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करने से भारत के अंदर आरबीआई की टोकरी में डॉलर कम हो जाने वाला। बात समझ में आई है? ठीक है, इतने आसान तरीके से कभी नहीं समझा जा सकता है। दूसरी तरफ मैं इधर ए पॉइंट बना रहा हूँ और ए पॉइंट बनाकर इसके अंदर लिख रहा हूँ। इसका ये मतलब है, देखो डॉलर है, आया समझ में? यहाँ तो क्या हो रहा है, वस्तु को बेचने जा रहे हैं, और जब वस्तु को बेचने जाएंगे, वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, वस्तु का निर्यात। और यहाँ क्या हो रहा है, वस्तु का आयात हो रहा है। वस्तु का क्या हो रहा है? आयात। ये वस्तु का आयात हो रहा है, वस्तु आयात हो रही। और जैसे वस्तु खरीदने जाओगे तो बाहर क्या दोगे तुम जाकर? डॉलर दोगे। और डॉलर किसके पास से लेकर जाओगे? अपने केंद्रीय बैंक से। कौन है तुम्हारा केंद्रीय बैंक? आरबीआई। उससे मांगेंगे बेटा डॉलर दो, हमको डॉलर चाहिए। ऐसा समझ में? अब भारत की अर्थव्यवस्था की 3 चीजें कमर तोड़ कर रख रखी। नंबर फर्स्ट वही कच्चा तेल, दूसरे नंबर पर क्या है? गोल्ड। और एक जो नाभिकीय ऊर्जा के लिए जो इंस्टॉलमेंट जो उपकरण यूज हो रहे हैं ना, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख रखी। ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जा रहे हैं। अगर हम इन्हें तुम रिप्लेस कर दो ना, तो ये समझ जाओ बड़ी मात्रा में तुम डॉलर को बचा सकते हो। लेकिन बताया था तुम, हमारी वित्त मंत्री का कहना साफ साफ कि भारत की अर्थव्यवस्था अब न एक्सपोर्ट तो होकर इंपोर्ट वाली हो रही। हमारे अंदर ना घरेलू स्तर पर इतनी खपत है कि हम बाहर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। समझ नहीं बात है? पूरी दुनिया का ये भी सही है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा। एक कुछ समय के बाद आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको डॉलर चाहिए ही चाहिए। आप बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चला लोगे? समझ आई बात या? क्योंकि भारत के अंदर आज भी 2/3 कोयले की आवश्यकता हो। कोयला तो मैं भूल ही गया था। 2/3 बिजली, 66% के आसपास बिजली कोयले से बना रहे। जिस देश के अंदर 66% बिजली कोयले से बनती हो और कोयला भारत के अंदर अच्छी गुणवत्ता का नहीं पाया जाता हो, तो सोचो उस देश के अंदर ना फॉरेक्स कितना जरूरी। समझ आई बात है? और फॉरेक्स को मैं इस भाषा में समझा सकता हूँ। भारत पे इतना कर्जा हो रखा, अगर जितना भी हमारे पास फॉरेक्स है ना, जितना भी हमारे पास हमारे इस टोकरी के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार रखा हुआ, अगर हम सारा वापस कर दे तो आज हम उस अवस्था में आ जाएंगे जहाँ 1991 की अवस्था में थे। इतना तो बुरा हाल है हमारा। समझ आई बात है? तो इस तरह के स्टेटमेंट देना कहीं दूर दूर तक भी तार्किक नहीं है। अगर तुम सरकार की आलोचना करनी है और सरकार को विश्लेषित करना और अच्छी अपनी सोच विकसित करनी, तो तुम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना ही होगा। और इस तरह जिस तरह मैं बताऊंगा तुम, समझ में आई बात है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? पढ़ने का मतलब वो अपनी समझ विकसित करना है। जब हम 4 चीजें पढ़ते हैं ना, तो ये समझ जाओ हमारे 4 नई चीज पढ़ने पर हमारे अंदर विचार डेवलप हो। 4 नई चीज पढ़ने तो हमारे अंदर विचार डेवलप हो। और विचारों का तो सारा खेल ही, विचारों की तो दुनिया ही। ए पॉइंट हुआ, उसके बाद बी पॉइंट। अच्छा, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ तो वस्तुओं का निर्यात हुआ, यहाँ क्या हुआ? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो मैं इंपोर्ट को एम से डिनोट करता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब है वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का आयात। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये तो वस्तु का निर्यात हुआ, यही वस्तुओं का आयात। तो वस्तु का आयात करने पे क्या होगा? डॉलर चला जाने वाला। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कि वस्तुओं का अगर निर्यात हुआ तो डॉलर क्या होगा? इनफ्लो होगा। वस्तुओं का अगर निर्यात हुआ तो डॉलर क्या होगा? इनफ्लो होगा, अंतर प्रवाह होगा डॉलर का, डॉलर आने वाला। अगर आयात हुआ तो डॉलर जाने वाला। बात समझ में आई? ये सब चीज कहाँ लिखी जाती है? ये सब चीज आरबीआई कोड करना, आरबीआई का यही काम हो। आया समझ में? इन सारे ट्रांजेक्शन को कितने का पेट्रोल खरीद कर ले गए, चलो नोट कर लो, इतना डॉलर चला गया आज। कितना तुम कमा कर ले गए बाहर से जाकर, कितने का घी खरीद कर ले गए, कितने का घी बेच का है, वो डॉलर भारत के अंदर आ गया।
कितने पर्यटन यात्री बाहर से घूमने आए थे, वो डॉलर भारत के अंदर आया। कितने लोग भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर मैच देखने आए थे स्टेडियम में, आया समझ में, विदेशी लोग, और वे डॉलर ले गए थे, चलो सबकी कोडिंग, इतना डॉलर भारत के पास आया। कितने लोगों ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, एफडीआई करा, कितने एफपीआई आया भारत के अंदर, भारत की शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए। इस सब बात की कोडिंग डिकोडिंग करने का काम बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही हो, और ये सारा काम किसका हो, आरबीआई का हो। बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, कोई दिक्कत? अब चलो, ये तो पहला पॉइंट होगा। अब जरा हम सोचो कि वस्तु का निर्यात है, इधर वस्तु का आयात। अगर ये वस्तु का निर्यात है, इधर वस्तु का आयात, तो एक हो हमारा भुगतान शेष। क्या हो? इसे बोलते हैं भुगतान शेष। तो भुगतान शेष किसे कहते हैं? हो सकता है यहीं से पेपर में सवाल बना ले, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब हम भुगतान शेष समझेंगे, ये भुगतान शेष क्या हो, इसलिए मैं साइड में डिस्कस कर रहा हूँ, इस इधर साइड में डिस्कस कर रहा हूँ। ये भुगतान शेष क्या हो? भुगतान शेष इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका हो। भुगतान शेष का क्या मतलब हो? तो भुगतान शेष का ही मतलब हो जितना वस्तुओं का निर्यात करा और जितना वस्तुओं का आयात करा। अगर वस्तुओं का आयात ज़्यादा और निर्यात ज़्यादा, वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात माइनस के वस्तुओं का आयात। अच्छा, वस्तुओं का निर्यात को क्या लिखते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये तो लिखते हैं माइनस कर दो, फॉर्मूला बनाया तुमने, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये तो होगा। इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसे बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। वस्तुओं के निर्यात में से वस्तुओं का आयात माइनस कर दो। अच्छा, ये अगर वस्तु का निर्यात में तो दो तरीके हो सके जो भुगतान शेष हो सके, क्या तो पॉजिटिव हो सके, क्या नेगेटिव हो सके। हो सकता आप ना ज़्यादा वस्तु तो अगर आप ये बताओ, अगर इसका मान ज़्यादा होगा, इसका मान कम होगा, अगर यहाँ 10 वहाँ 5 तो 10 में से 5 घटाओगे कितना जाएगा? 5 प्लस आया माइनस आया? प्लस आया। अगर यहाँ माइनस के 5, यहाँ 5 और वहाँ 10 घटाओगे तो कितना जाएगा? माइनस के 5। अब बताओ, अगर ये ज़्यादा और वो कम, ये ज़्यादा और वो कम, तो भुगतान शेष क्या होगा? प्लस। अगर भुगतान शेष अच्छा, तो इसका मतलब भारत के अंदर ज़्यादा वस्तुएं बनाई जा रही और बाहर भेजी जा रही और कम मंगाई जा रही, जो भारत की स्थिति कभी रही ही नहीं। समझ में आया बात? या बात समझ में आई है? ठीक, इधर भी देख सकते हो आप। इसका मतलब भारत का जो निर्यात है ना, हमेशा माइनस में रहा, इसलिए मैं इसे माइनस दूंगा। समझ की बात? या इसका मतलब उसमें मैं कह सकता हूँ भुगतान शेष हमेशा हमारा माइनस रहा। जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, वो हमेशा माइनस रहा। हमेशा कैसा रहा? माइनस। भुगतान शेष हमेशा माइनस रहा। हेलो, चलो हाँ, देखो तो ध्यान देखो, समझ में आई बात? क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे तुमसे। मैं सुबह बैठा था और सुबह से तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था, बस पढ़ ही रहा। मेरा इतना सा भी मजा मारने का मन नहीं करता, सच बता रहा हूँ मैं तुमको। और आज तुम्हें बता दूँ, मैं नंबर उसी लड़की का आगा जिस लड़की ने अपना मजा त्याग दिया होगा। याद रखियो बात, या नहीं तो सिविल सर्विस में नंबर नहीं आ सकता। समझ यही बात है? मैंने एक का बाप एक देखा हुआ, मजा पता किस टाइप का? जो अपने घर से बाहर तक नहीं निकलती होगी। दूसरा, सोशल को हमेशा डिस्ट्रॉयड कर सकती होगी। उसी लड़की का नंबर आगा, आता नहीं, वो अपना जीवन खराब कर लेगी सब। और दूसरा, हमेशा रेगुलर रहेगी। पहले नंबर पर हमेशा अपनी प्राथमिकता हमेशा कैरियर को रखेगी। समझ में आया बात? यह उसी लड़की का नंबर आगा, पता क्या होगा? नहीं तो अगर नंबर नहीं आया ना, तो दिल में पूरी जिंदगी मलाल रहेगा। समझ में आई बात? तो सीरियस होना पड़ा एग्जाम में। मैं तो नहीं जाने का मन करता, मैं तो घर वाले रोटी बनाई तो सही है, नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं है खाने की भी। एक दिन कौन सा भूखा रहेगा, मैं मर जाऊंगा। समझ की बात? या तो सोच, तो सब चीज़ें त्यागनी पड़े। और ये सब चीज़ें इतिहास में लिखे जा कि 2 साल मैंने ऐसी तैयारी करी, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली या निकला। ये सब चीज़ें इतिहास में लिखी जाती है, याद रखना बात। या समझ में आया बात? या ये सब चीज़ मस्ती कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था एक एग्जाम के लिए। तो त्याग, जहाँ त्याग नहीं तो क्या है? बिना त्याग के क्या हो सके? त्याग तो पहले सोचना पड़ा अपना। और दिमाग सारा खेल माइंड का गेम, इसका सारा का सारा। ये बताया नहीं और क्यों नहीं के बीच में नहीं का ही फर्क है बस। कितनी अच्छी बात बोल ली उन लोगों पिक्चर के अंदर, नहीं और क्यों नहीं के बीच में नहीं का ही फर्क है सिर्फ, और कुछ नहीं है। सोच इतनी सी बस। समझ में आया बात? या तो जब दिमाग और दिल में जब मस्ती के जुनून चढ़ रहे तो फिर क्या दिक्कत है? समझ में आया बात? या तो इसलिए मैं तो मेरा काम देखो, तुम एडवाइस देना, समय समय पर आग्रह करना, क्योंकि जो मेरे पर बीत रखी है ना, वो तुम आने वाले टाइम पे बीतने वाली है।
समझ में आया बात या? ठीक है, मैंने बताया तो मुझे अपने घर के बाहर ना कोई झांकी भी जा रही है ना, उसमें पैर रखने का मन तक नहीं है। समझ में आया बात या? पता नहीं है, नहीं पता नहीं क्यों नहीं है। बाहर खड़ा हो कोई हंस रहा है ना, उसके साथ 2 मिनट हंस लूंगा, 30 मिनट जाकर चुपचाप किताब पे बैठ कर रो लूंगा। उसमें ही आनंद आने लगा मुझे। बस अपना में इंटरेस्ट हो एक खुद का, वो पैदा करना पड़े। और अच्छी बात है तुम्हारे पास है इस तरह, और नहीं हुआ ना तो कर लो, नहीं तो एग्जाम की तैयारी छोड़ दो। समझ में आई बात? विधायक बनने में 5 साल लगते हैं, समझ में आया? 5 साल, और करोड़ों की लगती है संपत्ति, और एग्जाम तो तुमसे कुछ भी नहीं मांग रहा। एमएलए बनने में 5 साल लगते हैं, यस। एमपी बनने में 5 साल लगते हैं, और कोई गारंटी नहीं बनेंगे। और यहाँ गारंटी, और यहाँ 5 करोड़ नहीं खर्च होने के। समझ नहीं बात यार? यहाँ 500 रुपये कुप्पे खत्म होगी। समझ में आया बात यार? तो आप 5 साल लगते, 5 साल तो 2 साल इसे भी दे दो भाई, कोई मना थोड़ा ही कर रहा तो बैठ कर। और दूसरा, किसी घर ऑटो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ा गया। तो एग्जाम में थोड़ा सीरियस होना पड़ा, देखना पड़ा किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं हम। चलो देख लो, तो भुगतान शेष होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा। अगर भुगतान शेष -1 तो हम ऐसे कह सकते हैं उस देश के हालात बहुत खराब हो। यस, इस पे भी फंसा सकता हो सकता है, इतने से उत्तर पर सवाल बना दे। समझ में आई बात? या ये बनाए हुए इस तरह, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल लिख के चला जाएगा कि यदि भुगतान शेष $250 हो, $250 हो, ऐसा कर देगा। ठीक, $250 हो तथा वस्तुओं का निर्यात $100 हो, $100, तो वस्तुओं का आयात ज्ञात कीजिए कि, तो इसे माइनस के प्लस का माइनस करना जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस करना जाएगा, माइनस का हो जाएगा, आंसर निकाल लेंगे और ऑप्शन में मैच कर लेंगे। इस छोटे से फॉर्मूले में मैनिपुलेट करके सवाल बना सके, इसे मैनिपुलेट कर देगा, थोड़ा सा संशोधित करके इसे सवाल बना सके। हो सकता है इन दोनों का आंसर दे दे तुम्हें, इसका वस्तु का निर्यात दे दे तुम्हें, कहने लगा $520 बिलियन का, तो $520 बिलियन, इस $100 बिलियन का, दोनों को माइनस करेंगे, प्लस में आ जाएगा। तो भुगतान शेष हमारा कभी प्लस में रहा ही नहीं। समझ बात है? 71-72 को छोड़ दो, तभी हमारा भुगतान शेष लगभग प्लस में था। समझ, पूरी दुनिया को हम लगभग बना कर भेज रहे थे कुछ। लेकिन आज तुम बताऊं, एग्रीकल्चर के मामले में ना हमारी स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा सही है। अच्छा, वस्तु भी तो कई प्रकार की हो ना, कुछ जो एग्रीकल्चर वस्तु है उनमें हम आज भी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भारत सरकार जब बजट देखते हो तो एग्रीकल्चर पर अपना पैसा घटा रही, प्राथमिक क्षेत्र पर पैसा कम खर्च कर रही है। समझ में? किसान की आज भी दुर्दशा। भाई जितना पैसा दोगे इतने तो तरक्की करेगा वो। समझ आई बात है? तो किसान की दुर्दशा हो चुकी, कृषि करना भारी होगा। आने वाले टाइम पे दूसरे तीसरे सेक्टर भी बेच कर खाएंगे। समझ में आई बात है? जब इंसान को खाने के पास ही नहीं कुछ होगा, प्राथमिक जो देश की रीढ़ की हड्डी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पूरे बजट के अंदर, पूरा बजट तो मैंने पढ़ लिया, विशेष तौर पे किस पर ध्यान दिया गया? डिफेंस पर। अरे डिफेंस को भी तो खाना चाहिए, ध्यान कहाँ देना जाना चाहिए? प्राइमरी सेक्टर पर। ये अपना क्या हो चुके, ये अपना स्ट्रेंथ भूल चुके। जब इंसान अपना स्ट्रेंथ भूल जाए ना तो उसके लिए समस्याएं तभी खत्म हो जाए, सब तभी स्टार्ट हो जाए। समझ आई बात है? तो जब इंसान अपना स्ट्रेंथ भूल जाए, यहाँ तो देश तो अपना स्ट्रेंथ भूल चुका, ये सिस्टम में बैठ कर भूल चुके ये खाना कौन से खेत से आ रहा। समझ नहीं बात है? और हम बैठ कर जो बजट बना रहे हैं ना, बजट बनाना बहुत आसान है। ये जो साथ साथ में जो बिस्किट खा रहे हैं ना, वो बिस्किट किस खेत में आजाद, किस खेत में पैदा हो रहा, उसे हम भूल चुके। समझ में आई बात है? और ऐसा करके बजट बना रहे, ऊपर से एसी भी लग रहा। समझ आई बात? तो बजट बनाते वक्त इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, इग्नोर करा गया पूरी तरह। अब मेरे दिमाग में बजट घूमूंगा, मैं पढ़ रहा था बजट, तो क्योंकि आगे ये तुम्हारा 1 साल का सिलेबस है। समझ में आई बात है? लिंक करना ही सबसे बड़ी बात, खास बात हो। तुमने मेरे वीडियो को अगर 5 बार ढंग से सुन लिया, क्वेश्चन ना एक नहीं बच रहा, एक भी, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, कभी भी एक बार पढ़ लेना। और मैंने तुम्हें बता दिया, घबराओ मत बिल्कुल भी, 1 साल 2 साल कुछ नहीं होते। एमएलए बनने में कितने साल लगते हैं? तो तुम 2-3 साल भी नहीं दे सकते पेपर को। समझ में आई बात है? अभी मैंने ग्रुप में वीडियो सेंड करी थी, 7 साल लगे उसे बनने में, इंग्लिश मीडियम की छात्रा, और देखो किस तरह कोऑपरेट कर रही, तो ऐसे बन गया आईपीएस। आज कितना प्रेशर झेलना पड़ता, कितनी सारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी वहां से। समझ में आई बात है? उन्होंने मैनेज करना पड़ता, तो ये बहुत बड़ी कलाकारी हो। सिविल सर्विस एक जुनून हो। समझ में बात है? जिसे एग्जाम समझ में आ गया ना, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, थोड़ा सा भी समझ में आ गया, फिर धीरे धीरे खोदते रहना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, खुदाई करने के जिसको ये पूरा तात्विक बन जाना चाहिए उसे। समझ में बात है? जिस तरह सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई करते गए ना, खुद करते गए और नीचे देमाबाद तक चले गए, देमाबाद तक महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे ही खुदाई करते रहो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यह हो चाह। समझ में बात है? इसलिए इंसान का लक्ष्य होना जरूरी। दूसरा, लक्ष्य के प्रति सीरियस भी होना बहुत जरूरी। सीरियसनेस बहुत कम दिखाई दे बच्चों के पास आजकल। अच्छा ये बताओ, तो भारत किस मोड में जा रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण को तुम पढ़ना चाहिए।
ठीक। और मैं बता दूंगा किस तरह पढ़ना, डोंट वरी। मैं पूरा नोट्स तैयार कर रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम का अगले साल का तुम्हारा सिलेबस है। अगर मैंने इस साल और पढ़ाया ना तुम्हारा, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा एग्जाम निकलना तय है। समझ यही बात है, क्योंकि मुझे वही क्वेश्चन पता लग चुके होंगे, इतना अनुभव हो चुका होगा कि जो पेपर में आगा मैं वही बता दूंगा। हाँ, ऐसा कर लूँगा मैं। इसे मैंने कहा था मैं किसी चीज़ में जब उत्कृष्टता हासिल करूँ तो 100% हासिल करूँगा, नहीं तो उसमें घुसूंगा। तो इतनी जानकारी भी मुझे प्राप्त हो जाएगी एग्जाम के अंदर घुस कर, कि मुझे इतना पता लग जाएगा पक्की बात है 100% यही क्वेश्चन है, तो तुम्हारा एग्जाम निकलना तय है। फिर तुम मेरे पे निशान लगा के चले जाइए। हंसने क्या बात है, रिलेटिव बात है। मैं निशान लगा के दूंगा ये पढ़ ले पेपर मांगे, समझ में आया बात है। यही टॉपिक पढ़ने, रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं। पेपर देने जाओगे, पेपर तो पहले ना 3 महीने पहले निशान लगा के दूंगा, बस अब जा यही पढ़ना, इसमें से पेपर में सवाल आएगा। ठीक, तो ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है? तो भुगतान शेष प्लस में होना चाहिए माइनस में? लेकिन तुम्हें जान का हैरानी होगी, जितनी वस्तुएं इतनी वस्तुओं का जो आयात है ना, आयात हमारा पॉजिटिव है, बधाई हो आपको, आए समझ में। आयात तो कहीं तो पॉजिटिव है, हम वस्तुएं खरीदने में माहिर हम, समझ। बिना चाइना के आप ग्रोथ नहीं कर सकते। क्यों कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, हाँ आप तो देश विरोधी है। नहीं है देश विरोधी, इकोनॉमिक के हिसाब से लागू सोचो। बिना चाइना के आप ग्रोथ नहीं कर सकते। चाइना ग्लोबल चेन बन चुका, वैश्विक श्रृंखला बन चुका हो, आए समझ में। दुनिया उसके बिना अधूरी, समझ में आ बात है, दुनिया उसके बिना अधूरी। यस, इतना प्रोडक्शन पैदा हो रहा वहां की मुद्दे प्रोडक्शन, उत्पादन पर ध्यान देते हैं लोग, उत्पादन। कई बार समझाया होगा मैंने तुम क्लास में पढ़ाते हुए। और यहाँ किस पर ध्यान देते हैं? धर्म। बस मेरे धर्म को कुछ न कह दिए, मेरी जाति को कुछ न कह दिए, अंदर करवा दूंगी। कैसे कह दिया तुमने मुझे अस्सी? धर्म मुद्दे बड़े ना, ये भारत के लोग बड़े लोग हो भाई, बड़े लोगों के बड़े मुद्दे हो, आए समझ। 8 घंटे तो बैठ कर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो मेहनत कब करेगा? 8 घंटे बैठ कर पूजा पाठ करेगा तो मेहनत कब करेगा? भुगतान शेष बराबर, देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस के इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यह अगर ये प्लस में आया तो ये ट्रेड हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, हमारा बैलेंस ऑफ जो ट्रेड ये हमारा अगर पॉजिटिव हुआ, ये हमारा पॉजिटिव है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक, अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है ना, तो इसका ये मतलब है कि आपका देश ना अच्छी स्थिति में। यस, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपका निगेटिव है, इसका ये मतलब आपका देश बुरी स्थिति की तरफ जा रहा है। और जब तुम इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये सब चीजें पढ़ोगे तो बजट में तो डाटा मिलने का नहीं, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना। तो मुझे पिछले साल की तो जानकारी है, अभी मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, तो पिछले साल की जानकारी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कितनी तेजी के साथ घट रहा, कितना घट जा। तो हमारे आरबीआई के पास इस टाइम 580 बिलियन डॉलर के आसपास है, 80 बिलियन डॉलर। ये हमारी आरबीआई की टोकरी में पड़ा हुआ इतना डॉलर, जो कि 12 महीने के लिए पर्याप्त है, 1 साल के लिए पर्याप्त है। क्योंकि हम बाहर ना पेट्रोल खरीदने जाते हैं, डीजल खरीदने जाते हैं, हमें डॉलर चाहिए। गांधी जी काम नहीं करने के वहां से, ऐसे वजह तो इसलिए यहाँ तो निकाल कर लेके जाओ हम। और ये घट रहा है, पता कितने तो घट रहा है, लगभग 20 बिलियन डॉलर से घट रहा है। क्यों घट रहा है? एक बात बताओ, क्योंकि हमारा निर्यात आयात ज्यादा और निर्यात कम। समझ बात या, हमारा आयात क्या है, वस्तु का हम ना आयात ज्यादा कर रहे, और जब आयात ज्यादा कर रहे और निर्यात कम कर रहे तो घटेगा तो है ही, तो घट रहा 20 बिलियन डॉलर से घट रहा है। 1 महीने में इतना घट जाएगा, 1 महीने में। 12 महीने में देखो कितना घट जाएगा, 12 तो गुना कर दोगे तो 12 दूनी कितना अट्ठा, 12 दूनी जो 240 बिलियन डॉलर के आसपास घट जाएगा। और जो 240 1 साल में इतना घट जाएगा। लेकिन अगर बढ़ने के चांसेस सरकार कहती है बढ़ेगा, इसे बढ़ने के बहुत सारे कारण है, वो बात बताएंगे कैसे, तो वो क्या कौन से कारण है। लेकिन है तो हम घाटे में, ये भी 20 बिलियन डॉलर के आसपास लगातार 1 महीने में घट जाए, इतना घट जाए हमारा। समझ में आई बात है। जब हम 1 महीने में सामान खरीद कर लेकर आते हैं ना बाहर से, ठीक है, क्योंकि हम खरीद कर ज़्यादा लेकर आ रहे हैं और अपने देश से भेज कम रहे। और हमारी मंत्री जी कह रही वो तो इन्होंने तो रिपोर्ट कार्ड अच्छा सुधारना, ऐसे नहीं करके, ऐसे मैनिपुलेट करके, ऐसे घुमा के बस उस बात को सही ठहरा देंगे। तो कुछ लोगों में आदत होना इस तरह कहने की, तो इनमें भी आदत पड़ चुकी इस तरह कहने की, इन्हें छेड़ना ही बेकार है। समझ में आया बात यह, ठीक, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं। अब पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि कभी जाना ही नहीं अंदर, कभी डेप्थ में गए नहीं। सरकार कौन सी थ्योरी पे काम कर रही, किन्स थ्योरी पे काम कर रही है सरकार, बताएंगे तुम्हें। किन्स थ्योरी मैंने पहले पढ़ाई होगी, किन्स थ्योरी, उसको पहले वीडियो में जाकर देखो तब पता लगेगा तुम्हें क्या हो रहा। चलो बताओ, जो हमारा भुगतान शेष समझ में आया नहीं आया, तो भुगतान शेष देख कर भी तुम बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हो। यो कि देश के अंदर टोकरी में इतना पैसा रखा हुआ और 1 महीने में लगातार इतना घट जा हमारा, ऐसा समझो। घट क्यों रहा? घट इसलिए रहा क्योंकि वस्तुएं नहीं बना रहे हम, और जो बना रहे उनकी मार्केट में डिमांड नहीं है थर्ड क्वालिटी की।
अभी तुमसे एक उदाहरण अभी पूछ लूँ मैं तुमसे, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम अपने यहाँ अपने अपने तुम्हारी एक कंपनी तुम्हारे शहर में लगी हुई और वो 7,000 का फोन बना रही, और वो 3G फोन, एक कंपनी चाइना में लगी हुई वो 6,000 का फोन बना रही और वो 4G फोन, कौन सा पसंद करोगे? आया समझ में? क्यों? समस्या कहाँ रही? समस्या रही टेक्नोलॉजी पर। हम टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी पर खर्च ही नहीं कर रहे। बजट ही देख लो कितना कम है, कितना कम बजट है हमारा। बजट सब चीज बता देगा तुम, सब चीज को बजट से लिंक करके चलो, वही तुम्हारा 1 साल का सिलेबस है। समझ में आई बात है? बजट देख लो कितना कम है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ में आया? बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसके अंदर वस्तुओं का निर्यात हुआ, यहाँ वस्तुओं का आयात हुआ, यहाँ वस्तुओं का निर्यात हुआ, यहाँ वस्तुओं क्या हुआ? आयात हुआ। अच्छा, वस्तुओं का निर्यात तो वस्तुओं का आयात, ये हमारा भुगतान शेष रहा। जो भुगतान शेष है ना, $20 बिलियन से हर महीने लगातार घट जाता, और उम्मीद है ये घटता रहा ना, घटता रहा। अगर वो नहीं बढ़ा, आया समझ में? अगर वो नहीं बढ़ा, हमारा फॉरेक्स, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बढ़ा, तो भारत के लिए समस्या खड़ी होने वाली। 1 साल के अंदर $240 बिलियन घट जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अंदाजा लगा लो। हो सकता बढ़ भी जा, कुछ भी हो सकता फ्यूचर का, और जब भी कुछ भी बढ़ जाएगा तो तुरंत बदल जाएगा सारा का सारा। आंकड़े तो बदलेंगे लेकिन तरीका थोड़ा बदल जाएगा। क्यों? समझ में आ रहा बात? या उसके बाद आगे चलो, आगे चलते हैं। एक और चीज समझो, दूसरे नंबर पर जाओ। बी पॉइंट भी समझो, अच्छी तरह समझना कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वस्तुओं का निर्यात हुआ, ये रहा वस्तुओं का आयात, ये हमें भुगतान से समझ लिया। समझ में आया बात? या और जो सिलेबस है ना, जो डॉक्यूमेंट, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा, उसके अंदर अलग अलग नाम लिख के रखा, तो डरना नहीं, उन नाम को मेरे से पूछना चाहिए तुम्हें। समझ आई बात? या कभी हमारा कुछ अलग नाम लिखा हुआ तो डरना नहीं बिल्कुल भी। अधिकांश पैसे सब चीज़ें वहीं मिलेगी तुझे, जो भी तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे नाम देख के उनके शब्द नहीं समझ में आ पाते। क्योंकि हिंदी के इकोनॉमिक सर्वे देख रहा था मैं, बहुत शब्दों में गलती कर रखी है। सुनो, समझ में आया बात? या 5-7 शब्द में मुझे गलत मिल गए, उनका अर्थ कुछ और होगा, शब्द कुछ और होगा, पता नहीं कैसा कंटेनर बना बैठा रखा होगा। बी पॉइंट, अब बी पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। बी पॉइंट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या है? तो देखो, एक तो हमारी सर्विस हो, यानी वस्तु सेवाओं का निर्यात होगा, वजह सेवाओं का। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अच्छा, डॉलर की बात चल रही है सभी, और बाहर की बात चल रही, देश की बाह्य स्थिति को शो करने वाला खाता है जो चालू खाता है ना। चालू खाता अगर तुम्हें पता लग गया ना, चालू खाते में अगर घाटा होगा, इसका ये मतलब कि तुम्हारा देश अच्छी स्थिति में नहीं है, दुर्दशा तुम्हारे देश की। समझ में आया बात? या ठीक, चलो। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इसका मतलब सेवाओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात। अच्छा, सेवाओं का निर्यात, जिस तरह वस्तुओं की खरीद बिक्री हो ना, इसी तरह सेवाओं की खरीद बिक्री हो। जिस तरह वस्तुओं का उत्पादन हो, इस तरह सेवाओं का उत्पादन हो। यस, सेवाएं क्या हो और जो सेवाएं क्या हो, सेवाओं में और वस्तुओं में क्या अंतर हो, ये बात को समझाने के लिए तुम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो। सब ऐसे ही समझते हैं। जो दिखाई देती है, जो दृश्य हो वे सेवाएं हो, जो दृश्य हो वे वस्तुएं हो, और जो अदृश्य हो, जो दिखाई नहीं देती, वे क्या होती है? सेवाएं होती है। आया समझ में? बताओ, एक डॉक्टर ने तुम्हारी सेवा कर दी, तो सेवा किसी को दिखाई दे? आया समझ में? वो तो मैंने तेरी इतनी केयर करी, मैंने तेरी इतनी केयर करी, तो केयर ही तो सेवा। तो तुमने देखी कितनी करी? 8 घड़ी केयर करी या 5 किलो केयर करी हो, दिखाई देगी किसी की केयर? आया समझ? तूने मुझे इतना दर्द दिया, वह भी सेवा ही, दर्द देना भी सेवा ही हो। अदृश्य चीज नहीं, तो जो दिखाई ना देना उसे बोलते हैं सेवाएं। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? तो जिस तरह वस्तुओं का उत्पादन हो और वस्तुओं की बिक्री हो, जिस तरह वस्तुओं का उत्पादन हो, वस्तुओं की बिक्री हो, इसी प्रकार सेवाओं का भी उत्पादन हो और सेवाओं की भी बिक्री हो। ऐसा समझ में? मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कल मैं हार्वर्ड्स में चला जाऊँ पढ़ाने के। जब मैं हार्वर्ड्स के अंदर चला गया पढ़ाने, यूनिवर्सिटी बाहर एक, समझ आई बात? यार तो सोच रहे पता नहीं कौन, कोई घोरे घारे का नाम देख है नहीं है। तो जो हार्वर्ड्स है ना, जैसे मैं हार्वर्ड्स के अंदर पढ़ाने चला गया, तो मैं क्या करूंगा, लंदन में जाकर ना, वहाँ ठीक, तो वहाँ जाकर मैं अपनी सेवाएं दूंगा, और सेवाएं देने के बाद फिर भारत में जाऊंगा, मुझे पैसे प्राप्त होंगे। पैसे में लेकर क्या आऊंगा? डॉलर लेकर आऊंगा। 2-3 महीने यहाँ गुजारूंगा और डॉलर किसी खाते में जमा कर दूंगा, आरबीआई के खाते में जमा कर दूंगा। आरबीआई मुझे रुपए दे देगा मेरे खाते में, मैं भारत के अंदर रुपए गांधी लेकर घूमूंगा, बहुत सारे नोट भर भर कर। बात बताओ, समझ में आई नहीं?
तो इस तरह जिस तरह वस्तुओं का उत्पादन हो इस तरह सेवाओं का उत्पादन हो, जिस तरह वस्तुओं की बिक्री हो इस तरह सेवाओं की बिक्री हो। नहीं बोल लोगे तो कभी सीखने के नहीं, समझ नहीं बात क्या। तो जिस तरह वस्तुओं का उत्पादन हो इस तरह सेवाओं का उत्पादन हो, जिस तरह वस्तुओं की बिक्री हो इस तरह सेवाओं की बिक्री हो, याद रखिए बात। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि जो वस्तु है ना, वस्तुओं में और सेवाओं में यही अंतर हो, जो वस्तु है वो विजिबल चीज है, वो दृश्य है, ये दिखाई देती है, ये दृश्य हूं और ये हूं अदृश्य। और एक बात तो अदृश्य को लेकर सवाल भी पूछ रहा है यूपीएससी ने पेपर में। यस, तो जरा एक बात बताओ, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। सेवाएं क्या हो सुन लो। हमारे यहाँ टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां, वोडाफोन का नाम सुना है तुम्हारे किसी ने, कभी ना कभी तुम्हारे पास वोडाफोन का सिम रहा होगा। भारत के अंदर जितने भी सिम है सब मेरे पास मौजूद हो, ऐसे समझ में मैं सारी सिमों को यूज कर रहा है। लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी, पता कुछ कंपनियां हैं ऐसी जो हमारे देश की नहीं है, जैसे एयरटेल भारत की, जियो भारत की, बाहर भी लोगों को टक्कर दे रही। तो वो पता क्या कर रही, तुम्हारे पास वोडाफोन का सिम है, वोडाफोन यहाँ की नहीं है, ब्रिटेन की कंपनी वोडाफोन, अभी घाटे में 19,000 करोड़ का घाटा है इस टाइम। ये सोचिए कब को अपना कारोबार छोड़ दो और कभी यहाँ तक ट्रांसफर हो जाए। लेकिन पहले समझ लो कि जब वो भारत के अंदर आई तो भारत के लोगों को अपनी सेवाएं नहीं दे रही, भारत के अंदर आई भारत के लोगों को अपनी सेवाएं नहीं दे रही। और जब सेवाएं दे रही, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, तो इसका मतलब पैसा भी कमा रही होगी, पैसा ले कमा रही होगी। तो भारत के लोगों को सेवाएं देने आई, जब भारत ना, जब वोडाफोन आया होगा तो उसने जगह जगह अपने ऑफिस टावर ये सब चीजें लगाई होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करा होगा। जब निवेश करा होगा तो डॉलर लेकर आए होंगे, और डॉलर लेकर आए होंगे तो डॉलर बढ़ गया होगा। इसका मतलब जो सेवाओं का क्या हो रहा है, निर्यात। अच्छा सेवा का निर्यात, अच्छा इस सेवा को निर्यात के अंदर का अकाउंट होंगे नहीं, वो तो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। अब तुम हटाओ कि तुम ना एक काम करो, जगह जगह एसबीआई बैंक खुले हुए, ये एसबीआई बैंक को तुम हटाओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो इसका मतलब स्टेट बैंक इंडिया की जो शाखा एसबीआई की शाखा तुम ना भारत तक निकाल लो और श्रीलंका में जाकर लगा दो। समझ आई बात। या तो एसबीआई है ना जो भारत की संस्था, वो अपनी सेवाएं वहां भी दे रहा और वहां तो पैसा कमागा, और वहां तो जब पैसा कमागा तो डॉलर लेगा आगा और डॉलर बढ़ जाएगा। इसका मतलब एसबीआई तुम्हारा जो अपनी सेवाएं दे रहा है लोगों को, खाता खोल खोल कर, वो सेवाएं दिखाई दे रहा है थोड़ी देरी किसी को, तो सेवाएं अदृश्य होती हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि सेवाएं अदृश्य होती है। समझ में बात किया, क्योंकि जहां यूपीएससी का फंसाने का चांस हो ना, वो वहीं से फंसा लगा। और एक खास बात बताऊं तुम, सेवाओं के मामले में हम ना, अच्छा एक तो सेवाओं का निर्यात हो, सेवाओं का आयात भी होता होगा, ठीक। दूसरे नंबर पर जो बी पॉइंट हमारा ये है, सेवाओं का आयात, सेवाओं का आयात, इसे बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो। तो जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी, इसका मतलब हम सेवाओं को खरीदते भी होंगे। हाँ, बाहर के डॉक्टर यहाँ इलाज करने आते हैं। समझ आई बात। या एक बार मैं अपने दिल का इलाज कराने के लिए मुजफ्फरनगर गया था। समझ आई बात। क्या तो जिस डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी वो अमेरिका का आया था, अमेरिका का था, स्पेशलिस्ट था। समझ आई बात। या मैंने कहा जी मुझे अपने दिल का इलाज करवाना था, तो मुझे बोला मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, ऐसे समझ में। तो उसके बाद में अपने दिल का इलाज करवाने के लिए मुझे ना एक दूसरी मैडम के पास ले जाया गया था। समझ आई बात। या और वो लंदन से आई थी, हंसने क्या बात है। तो क्या करने आई, वो एमबीबीएस थी वो। समझ में आई बात है। जब मैंने उसके यहाँ बोर्ड देखा ना, तो उसकी बोर्ड उसके यहाँ सच में आई थी, रियलिटी बात बता रहा हूँ। समझ आई बात है। जब मैं उस डॉक्टर के पास गया तो मुझे एक भी बात देखी मैंने, और वो बात मुझे आज तक भी याद है। समझ में आते, डॉक्टर से ही ऐसा करके लिख रही थी, ज़्यादा एज नहीं आई थी उसकी, 24-25 साल के आसपास एज थी उसकी, ठीक है, यंगेस्ट फॉर्म में थी। समझ में आई। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो एक तो मैं ठोकर खा के मैं आगे ही गिर गया, उसका मुंह ही नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। समझ की बात नहीं था, पागल हो गया। सुन लो, तो जब मैं उसके पास गया, उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था, वही दिखाई दिया मुझे। उसका तो चेहरा भी दिखाई दे रहा था, आंख भी पूरी नहीं खुल रही थी उसकी। समझ नहीं बात है। ऐसे ही होंगे अंग्रेज लोग। तो उसके बाद डॉक्टर सहीबा के पीछे बोर्ड लगा हुआ था, और जब बोर्ड लगा हुआ था डॉक्टर सहीबा के पीछे, उसमें पता क्या लिखा हुआ था, शुक्रिया उन लोगों का जिसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अपनी मुसीबतों से अकेली लड़ सकती हूँ। तब से मैंने लाइन पकड़ ली, मैंने उसे बहुत अच्छी लगी लाइन, कहीं पे भी सीखने को मिल जा। क्यों कह रही, शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अपनी मुसीबतों से अकेले लड़ सकती हूँ। इसे मैंने पलटा और आकर क्लास में मारा। समझना की बात है। वो कहानी सुन पहले, तो वहाँ से अच्छी बातें लगी मुझे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने घर वापस लौट कर आया, तब मुझे समझ में आया ये क्या करने आए यहाँ से।
मैंने पूछा बाहर पियोन तो समझ आई बात है, तो पता क्या बोला, यू कह रही अपनी सेवाएं दे रहे भारत के अंदर आ गए। मैंने कहा कितनी सैलरी इसकी, मैंने सोचा बहुत सारी सैलरी होती है, नहीं यू कह रही ये मुफ्त सेवाएं दे रही, इसका शौक इसके पेरेंट्स भारत के थे। अच्छी बात है, समझ में आया बात है। देखा चलो भाई सेवाएं तो दे रही, कोई बात नहीं, ठीक। मैंने कहा सरकार पैसे नहीं, मैंने यहाँ से बस सरकार से कुछ अमाउंट प्राप्त होता है, एक एनजीओ में काम करती है, समझ में आया। तो डॉक्टर साहिबा की यह कहानी थी, और डॉक्टर साहिबा की कहानी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले ही बताओ सेवाओं का मतलब समझ में आया नहीं आया, समझ बात है। फिर उसने मैंने बैठ कर बताया कि देखो जी ऐसा ऐसा हाल है, मेरे कई साल पहले मेरा दिल टूट गया था, जब दिल टूट गया था मुझे इलाज कराना है इसका, तो इलाज कराने में कुछ है रुतबा, कह रही क्या बोल रहे हो, और क्यों में ठीक। तो उसने ट्रांसलेटर ले रखा था, मेरी बात को हिंदी में कन्वर्ट करके इंग्लिश में कैच कर रही थी वह, ठीक है। यूँ कह रही अभी रुको, यूँ कह रही एक मेरे पास एक केस पहले भी आया था इस तरह का, ठीक। उसके बाद बात समझ में आई है। तो उसे क्या चाहिए होगा, उसे तो रुपए लिए होंगे, और रुपए जब लिए होंगे उसे ना अपने घर तो डॉलर भेजे होंगे, डॉलर भेजे होंगे नहीं भेजे होंगे, तो डॉलर चला नहीं गया, और सेवाएं देने आई थी, सेवाएं देने आई थी, सेवाएं देने आई थी, सेवाओं का आयात हुआ, हमने सेवाएं खरीद ली। उसे कह सको उसकी तरफ तो सेवा देने आई थी, हम कह रहे हैं हमने सेवाएं खरीद ली, आ जाओ डॉक्टर साहिबा, आ जाओ डॉक्टर साहिबा आ जाओ, हमें सेवाएं दो, खरीद ली। उसके बाद वो डॉलर भेजेगी, देखो डॉलर का आउटफ्लो हो जाएगा, चला गया आरबीआई की टोकरी से निकल कर डॉलर चला गया। अच्छा जब भी डॉलर जावा ना तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, ऐसे समझ में, डॉलर को रोक लो, पकड़ लो, झूल जाओ डॉलर पर, झूल जाओगे मत जा। एक कार्टून ऐसे बना रखा था, द हिंदू का कार्टून ऐसे ही हो, उसमें से बना कर रखा कार्टून, डॉलर को पकड़ो झूल जाओ, डॉलर बार बार जा रहा। जब से अडानी की कंपनी के शेयर गिरने स्टार्ट हुए ना तो डॉलर का बहिर्प्रभाव होगा। हिडेनबर्ग की जब भी रिपोर्ट आई, अडानी की ऐसी जो अडानी है ना, अडानी की ऐसी तैसी कर दी, अडानी का कारोबार हर जगह सफल है। कल परसों राहुल गांधी बोल रहे थे संसद में, समझ नहीं बात, और जैसे ही मैं बोल रहे थे भाषण दे रहे थे, अदानी 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 अदानी, ऐसे शेयर मार्केट ऐसे जा रहा था, अदानी 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 ऐसे जा रहा था शेयर मार्केट, इतना तेजी के साथ शेयर मार्केट गिरा। मैंने भी फटाफट अपने पैसे निकाल ले, इधर भाग गया दूसरी मार्केट में। सही है। चलो तो आने वाला जो टाइम है ना, अब तुम इसे पढ़ के क्या सीखोगे, इसे पढ़ने के बाद तुम सीखोगे कि तुम ना अब जो टाइम है वो हाथ पैर फेंकने का नहीं है, अब बुद्धि का टाइम है। तुम्हारे हाथ में लैपटॉप हो छोटा सा, नहीं तो मोबाइल फोन हो, और जेब में 500 रुपये भी हो तो उससे भी पैसा कमाया जा सकता है। वो कैसा, बस सारा खेल नॉलेज का, नॉलेज होनी चाहिए। सेवाओं का निर्यात होगा, सेवाओं का आयात होगा। तो बात बताओ, हल्की हल्की बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन जो क्या लोग कहते हैं कि वस्तुओं को ना देखा जा सकता है, इसलिए हम इसे दृश्य खाते में इंक्लूड करते हैं, ठीक। अदृश्य खाते होते हैं जहाँ सेवाओं की बात होती है, वो अदृश्य खाते होते हैं। लेकिन ज़रा एक बात बताओ, ध्यान तो सुनना मेरी बात, अब अदृश्य हो क्या हो और दृश्य क्या हो। अब दृश्य जो सेवाओं का निर्यात होगा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जरा एक बात बताओ, जो सेवाएं हो, सेवाएं सर्विस का नाम सुना, एक बात बताना, तुम ये दृश्य है अदृश्य है, ठीक, और तुम बताना कि हुआ क्या है। वस्तु डॉलर आया गया, डॉलर बनने का, डॉलर वस्तुओं का निर्यात हुआ, आयात हुआ, तो इसमें आगा, इसमें आगा, इसमें आगा, इसमें आगा, और तुम बताना इस केस में क्या हुआ, ठीक। कॉमनवेल्थ गेम के दौरान, ध्यान तो सुनना, तुम बताना डॉलर आया कि गया, ठीक। आया तो, और आया तो फिर किधर आया, वस्तुओं में आगा, इसमें आगा, समझ आई बात है, और दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, समझ में आई बात है। डॉलर आया, डॉलर आया नहीं आया वो बात की बात है, लेकिन क्रिकेट की टीम थी, भारत के अंदर आई, कुछ दिन तक ठहरी, 7-8 दिन ठहरी, ठहरने के बाद ना कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे, समझ आए थे, उन्होंने पूरा पैसा खर्च करा। तो ये तो बात पक्की, डॉलर लेकर आए होंगे, अब भारत के अंदर ही खर्च करा होगा, और सारा पैसा इकट्ठा होकर भारत की टोकरी में गया होगा, बात सही है, ठीक। तो इसे तुम किधर काउंट करोगे, इसे किधर काउंट करोगे, वस्तुओं के निर्यात में काउंट करोगे या सेवाओं के निर्यात में काउंट करोगे। सेवाएं हुई, निर्यात करा हमने सेवाओं का, ये वस्तुएं होंगी, सेवाएं होंगी, वस्तुओं मांगा, सेवाओं मांगा हो, और आगा तो फिर किधर आगा हो, इधर आगा, इधर आगा। वे आए और उन्होंने डॉलर खर्च करा, डॉलर खर्च करा होगा तो डॉलर बढ़ा होगा, डॉलर आया होगा, तो इतनी तो बात पक्की, इधर तो आने दे रहा, इधर आगा, ऐसा हो, ठीक। तो उन्होंने खर्च करा होगा, और खर्च करा होगा वस्तुओं पर भी करा होगा और सेवाओं पर भी करा होगा। तो तुम बताना क्यों इसमें काउंटिंग होगा, इसमें काउंटिंग होगा। यही तो खास बात है, यही तो फंसाया उसने, समझ में आया बात है, यही थी पेपर वाला बनाया उसने।
जरा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जब हमारे यहाँ जब हम वस्तु को बेचने जा रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें पता, भारत के अंदर जितना भी आयात और निर्यात हो वो सारा का सारा 80% आयात निर्यात हवाई जहाज में कम भर के बेचने जहाँ हम ज़्यादातर हम पानी के जहाज से भेज जाए। आया समझ, जो हमारा ट्रांसपोर्ट पानी के जहाज में भरी वस्तुएं और सारी चीज़ पोर्ट पर चेक हो, बंदरगाह पर सब चीज़ें चेक हो, एक चीज़ की कोडिंग रिकॉर्डिंग हो। आया समझ में, कोडिंग हो, एक चीज़ की कोड करते रिकॉर्ड करते सब चीज़ को रिकॉर्ड करते रिकॉर्ड बना के लिखते हैं। इतनी चीज़ों को हमने निर्यात कर दिया। उसे लिखकर भी तो बता रहा है तुम, इतनी चीज़ें हमने भेजी, इतना हमारा निर्यात आयात कम हो जाता, वही सब चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में धरी जा रहा है। सब चीज़ें वहाँ पोर्ट पर लिख जाती है। जैसे हमारा JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमारा, बंदरगाह है हमारा, ठीक है, मुंबई के अंदर। उस पर जब वस्तु बेचने जाएंगे तो वहाँ सब चीज़ें जो कस्टम अधिकारी हो ना, सब चीज़ें नोट कर रखा, इतने की वस्तु बेच दी मैंने, इस तरीके की बेच दी, ये बाहर जा रही है बिकने, तो ऐसे तो पता लगा हुआ। तो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। वस्तुओं की सेवाओं के निर्यात में, यह बात भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में लिखी हुई और वहाँ तो सवाल पूछा है। वस्तुओं के सेवाओं के निर्यात में उन वस्तुओं को शामिल करा गया, सेवाओं के निर्यात में उन वस्तुओं को शामिल करा गया जिनकी कोडिंग, जिनकी रिकॉर्डिंग पोर्ट पर बंदरगाह पर नहीं होती। दोबारा यह लाइन दोबारा बता रहा हूं मैं, सेवाओं के निर्यात में उन वस्तुओं को भी शामिल करा गया, उन वस्तु जिनकी रिकॉर्डिंग बंदरगाह पर नहीं होती। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी वस्तु है? अरे भाई मान लो, समझ में बात, ये नमकीन बनाई हमने, वाली नमकीन, इस नमकीन को ना बंदरगाह पर उठाकर बेचने चले गए, ऐसे समझ में चले गए। अब एक तरीका हो सका तो फिर तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो ये वस्तु उतारने की नहीं, इन सेवाओं में वस्तु उतारने की नहीं, क्योंकि तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। आपने कहा ऐसी वस्तु आ गई जिसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी। अब तुम वो जानना चाह रहे हो कौन सी वस्तु, समझ में आया बात? ये तो तुम्हारे दिल में चाह बढ़ रही होगी कि वह कौन सी वस्तु जिसकी रिकॉर्डिंग वहां हुई नहीं, लेकिन फिर भी सेवाओं में काउंटिंग कर रहे हैं। ध्यान तो सुन लो, एक काम करो, मैंने नमकीन को भेजा ही नहीं, बाकी सारी वस्तुएं भेजी थी, नमकीन नहीं रखी, बाकी सब भेज दिया। तो एक काम, मेरा दोस्त जॉन, मेरे दोस्त का नाम क्या है? ना जूलिया, हाँ जूलिया सही है, जूलिया रहेगा। मेरी फ्रेंड एक जूलिया नाम की कैंडिडेट है। पता क्या हुआ, है सोनू जी कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ, आपके यहाँ की नमकीन खानी थी। अच्छा, नमकीन नहीं भेजी मैंने बंदरगाह पर, नहीं ना, तो बंदरगाह पर इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। जब रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी तो मैं ऐसे कह सकते हैं नमकीन मेरे पास ही रखी हुई, और वो फटाफट आई, वह तेज फ्लाइट पकड़ी उसने, अब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, समझ नहीं बात है, शिवाजी एयरपोर्ट पर उतरी, शिवाजी एयरपोर्ट पर उतरी, वह उतरने के बाद दिल्ली, और दिल्ली से सीधा दौलतपुर आई। हाँ, पता क्या कर रही, नमकीन, नुगारी नमकीन चाहिए। मैंने कहा निकाल 10 रुपये। नुगारी मेरे पास तो डॉलर है, समझ नहीं बात है, डॉलर लेकर आई। लेकिन एक बात बताओ, एक तरीका हो सकता था इस नमकीन को मैं वहीं जाकर बेचता, तब भी मुझे डॉलर मिलता। एक तरीका ये भी है कि उस डॉलर को लेकर ही जूलिया यहीं आएगी। बात तो भाई, अंतर क्या है, आया समझ में? अरे भाई मैं नमकीन को लेकर, समझ में नहीं आ रही है? इस आसान भाषा में समझाया, नमकीन का उदाहरण लेकर समझा दिया, बताओ, हद कर दी। जूलिया को क्या चाहिए थी? जूलिया को चाहिए थी नमकीन। तो एक तो तरीका हो सकता था बेसन नमकीन को वहीं लेकर चला जाता, समझ में बात है, और इसकी रिकॉर्डिंग होती। लेकिन भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ कि सेवाओं के निर्यात में उन वस्तुओं को भी शामिल करा गया जिनकी रिकॉर्डिंग बंदरगाह पर नहीं होती। यह बात तुम अपने नोट्स में लिखनी। इसी चीज का सवाल पूछा बॉस ने, समझ नहीं आ रहा? पता क्या पूछा था बताओ ये कहाँ काउंटिंग होगा, इसे कहाँ काउंट करेंगे? सेवाओं के निर्यात में शामिल करेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें, और इसे निर्यात में शामिल आगा। वो लोग समझ नहीं पाए, तीन महीने बाद तो किसी पे इसका आंसर निकला कि निर्यात में आ गए हो, कि कॉमनवेल्थ के गेम के दौरान। अब ये तो जूलिया थी, समझ में नहीं बात किया, और फिर तुम आयत को कैसे भूल सकते हो? ऐसे समझ में, यूँ कह रही मुझे आपकी चाटे की याद आ रही, चाटा खाने के पैसे मिल रहे हैं यहाँ से। अब मैंने कहा चाटा मारने में मान जा सकता मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ना पंतजली में आओ, हमें एक जलेबी बहुत फेमस है। मैंने आयत खान जी तुम हमारे यहाँ पंतजली में आओ, हमारे यहाँ जलेबी बहुत पसंद है। मैंने जलेबी यहीं पहुँचा दो ना। मैंने कहा तेरे बाप की नौकरी रखी। निगरी कोई बात नहीं, ऐसे करते हो आप तो। मैंने कहा ठीक है चलो। वापस अफगानिस्तान की रहने वाली थी, कंधार तक फ्लाइट पकड़ सीधा पाकिस्तान के अंदर लाहौर में आई, लाहौर से सीधा दिल्ली फ्लाइट पकड़ कर सीधा धड़ाक हमारे घर। दोनों हम बैठे और दोनों पंतजलि चले गए कार में। समझ में बात, कार बजाकर हम ना दोनों उतरने के बाद दोनों हमने जलेबी खाई। मुझे डॉलर दिखा रही, डॉलर तो मेरे पास ही आएगा चलेगा। जलेबी ने कमाल कर दिया, समझ में आई बात है। मुझे आयत खान के पास जाना ही नहीं पड़ा, तो जलेबी आयत खान जलेबी के पास चल गया। ये समझ गए ना बात तुम? ठीक, प्यासा कुएं के पास नहीं जाता, कुआ प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाओ। समझ में आया बात?
आ गई। तो ये बताओ डॉलर तो फिर भी मेरे देश में ही आया। एक तरीका हो सकता है जलेबी में बाहर बेचने जाता, समझ की बात यार, तो मुझे जाने में टाइम लगता, जाने का खर्चा लगता, बढ़िया आदत जलेबी खाने तुम ही आ जाओ। आया समझ में? तो बताओ इसलिए इसकी जो जलेबी की रिकॉर्डिंग वो बंदरगाह को हुई, इसका मतलब निर्यात तो फिर भी हुआ। और क्या कहा था भारत सरकार के डॉक्यूमेंट ने, वस्तुओं के सेवाओं के निर्यात में उन वस्तुओं को भी शामिल करते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग बंदरगाह पर नहीं हुई थी और डॉलर में बिकी थी। और डॉलर नहीं दिया सुना मुझे, मैंने कहा दे डॉलर दे, तो कही तुम्हारा डॉलर कितने का, मैंने कहा 5 रुपये का है डॉलर, ठीक है नहीं इस तरह करके मैंने ये पैसे कमाए, उस देख को थोड़ा ही दी। इस तरह उसने जलेबी खाई, फिर वो अपने घर चलती बनी। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? समझ में आई बात है? तो सेवाओं के निर्यात में उन वस्तुओं की शामिल, तो जरूरी नहीं है। अब जरा मुझे एक बात बता दो, वस्तु तो दिखाई दे, वो सेवाएं दिखाई देती है। अब बताओ जो जलेबी खाई वो तो दिखाई दी तुम, वो तो वस्तु तो इसमें नहीं चाहिए, इसमें आ रही है, लेकिन जरूरी थोड़ा ही नहीं। ये तो मैंने छोटा सा एक उदाहरण दिया तुम। अब जितने भी बाहर के लोग आएंगे भारत के अंदर खर्च करेंगे, तो भारत के अंदर मान लो आई जूलिया नहीं आई इस बार, एक्सोनिया आई, ठीक है। अब एक्सोनिया जब भारत के अंदर आई ना तो आई $1000 लेगा, ध्यान तो सुन लेना, $1000 लेगा आई, वो आई $1000 लेगा आई, और एक सुन लो ध्यान लगाकर, और 1 मंथ तक भारत में टिकी। समझ आई बात यार? 1 मंथ तक कह रहे आप मुझे भारत दर्शन करवा दो, मैंने कहा यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ा उसके लिए ये क्या है, ये क्या लवासना है ना, ये लवासना है। मैंने कहा लवासना, मुझे इसके अंदर जाना है। मैंने कहा बेटा चुपचाप बैठ के से पहले एग्जाम दो उसका, ठीक है नहीं। मैंने कहा अंक काली करवानी पड़े इसके लिए। कह रही क्यों सेल्फी नहीं खींच सकते हम? मैंने कहा सेल्फी खींचनी, हाँ मैं लवासना में खींचनी, मैंने कहा लवासना लिखा उसके पीछे जाकर सेल्फी खींच, कोई दिक्कत नहीं, लवासना के बाहर सेल्फी खींच सका, गेट के अंदर नहीं घुस जाइए। अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, चपरासी ने धक्के मार के बाहर निकाला, चल बाहर जा पेपर दे गई। तो $1000 खर्च कर, $1000 लेकर आई थी वो। जब $1000 लेकर आई होगी ना, आरबीआई के खाते में जमा कर देगी वहीं तुरंत, उस आरबीआई रुपये दे देगा उसे, रुपये में कन्वर्ट करके। $1 70 का तो 70,000 बढ़ जाएंगे तुरंत, 70,000 जाएंगे उसके हाथ में। बात समझ में आई? अब वह कहने लगी मैंने उसको कहाँ नहीं घुमाया, दिल्ली, मुंबई, आगरा, ताजमहल दिखाया। कह रही व्हाट इज दिस? मैंने कहा दैट इज ताजमहल। व्हाट यू मीन? मैंने कहा मुमताज। कह रही व्हाट इज दिस? मैंने कहा रानी सहीबा जानती नहीं? मैंने कहा सर्च इन योर गूगल, तुम्हारा ये तो गूगल ही हो, सर्च करो उसके भीतर जाकर कौन मुमताज। व्हाट इज दिस? 3270 सर्विक्स जानते क्या? 370 मजदूर क्यों मर गए थे? तुम भारतीय लोग यार, इंग्लिश बोल रहे, हिंदी बोले जाए, इंग्लिश नहीं बोले जाते, इंग्लिश बोल रहे, इंग्लिश एक नई लैंग्वेज डेवलप हो रही है, उसे कहते हैं इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश को कन्वर्ट करके बोलना उसे हम इंग्लिश कहते हैं। इसमें हम ही एक्सपर्ट है पूरी दुनिया में, समझ की बात है? मतलब ऐसा टैलेंट भारतीयों के पास है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने, तो 2 लैंग्वेज को मिक्स करके बोल रहे हैं। समझ में आया बात है? उसका मन भर चुका, आया समझ में? धीरे धीरे जब 1 महीने तक मेरे साथ घूमेगी, समझ की बात? और तो मेरे तो ठहरा ऐसा इंसान, ठीक, मीठी मेरी बोल ली भाषा ऐसे लगी। तो बैठ कर मुझे लग रहा है, कह रही डू यू लाइक मी? मैंने कहा क्या है, दिमाग खराब हो गया तेरा, पेपर रह रहा है मेरा, पढ़ लेने दो मुझे। कह रही डू यू लाइक मी? मैंने कहा आई डोंट लाइक दिस, आई हेट लव। मैंने कहा कौन से वाला लाइक? मैंने कहा हमारे यहाँ भारतीय यार लाइक की भी प्रकार हो। मैंने कहा 14 फरवरी वाला लाइक भी तो नहीं है? नो, एज ए फ्रेंड। मैंने कहा अच्छा दोस्त बनाना चाह रही, अच्छा। मैंने कहा मूड नहीं है अभी, पढ़ लेने दो, चलो। तो कह रही ठीक। फिर वो नाराज होगी, और नाराज होने के बाद वो चल दी। हम दोनों एयरपोर्ट पर हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी। एक्सोनिया को मैंने लास्ट बार देखा था, ऐसे अगली बार आई तो उसके हाथ में बच्चा था, ठीक। उसके बाद कहने लगी आई हैव ओनली रुपीज, प्लीज कन्वर्ट इनटू द डॉलर। व्हाट इज दिस? मैंने कहा क्या चाहिए, क्या बीमारी है अब? कह रही डॉलर चाहिए हमको, डॉलर दे दो। अच्छा डॉलर दे दो, चलो भाई। मैं गया उसके पास, वही एयरपोर्ट पे ही बने हो बैंक वालों के, उनके पास डॉलर रखा रहता, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट हो, इंदिरा जो टर्मिनल 2-3 है,
इसके ही है 2-3 के बाद जो टर्मिनल है ना एयरपोर्ट के अंदर, वे इंटरनेशनल वाला ही है, वहाँ सारी इंटरनेशनल फ्लाइट उधर है, तो वहाँ कन्वर्ट करके तुम बदल सकते हो। उन्हें बदल दिया, बदल कर ना उसके पास पता कितने पैसे बच रहे थे अब जा, केवल $700, $700, 700 नहीं, $200, $200 बच रहे थे, समझे? $200 कन्वर्ट करेगी, यानी बताओ $1000 ले गई थी, अब उसके पास $200 बच गए, तो भारत के अंदर कितने खर्च करे उन्होंने? 800। क्या तुम मुझे बता सकते हो $800 उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च करे? अपने फ़ोन का रिचार्ज भी करवाया होगा, वस्तु भी खर्च करे होंगे, कुरकुरे भी खाए होंगे, जब मेरे साथ घूम रही थी मैंने जलेबी भी खिलाई होगी, पता नहीं क्या क्या खिलाया होगा, समझ में आई बात है? जलेबी भी खिलाई होगी, सेवाई भी दी होगी, वस्तु भी, उसका पैर भी टूट गया होगा, पैर भी सही करवाया होगा, डॉक्टर की सेवा भी दिलाई होगी उसे, समझ में आई बात है? उसे आइसक्रीम भी खिलाई होगी, लस्सी भी पिलाई होगी उसे, समझ में आई बात है? सही बात है गलत बात है? अरे भाई सारे काम करे होंगे। चलो $800 खर्च कर दिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो भारत के अंदर इतने लोग आते हैं और तुम्हें बता सकते हैं पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं? कोई बता सकता? इसका मतलब अदृश्य चीज है, इसलिए हम इसे अदृश्य में काउंटिंग करते हैं, इसलिए बस सेवाओं के निर्यात में काउंट करते हैं, क्योंकि तुम देख नहीं सकते। यह तो एक तरीका हो सके कि एक जो भी भारत आ रहा है ना, एक को पकड़ो ऐसे बोलना और सारा हिसाब मान लो ₹1 का, इतने दिन भरा तुम्हारा तो ऐसा संभव नहीं है कि जब तुम्हारा नंबर है, जब तुम यहाँ लोगों के साथ ऐसे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, फिर तुम भी जाओ, तुम भी सारा हिसाब दोगे फिर इस तरह, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें बता देंगे वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं पर तुमने कहाँ खर्च करा, सेवाओं पर कहाँ खर्च करा, इसलिए तुम देखा तो नहीं पैसा कहाँ खर्च करा, और जो देख नहीं सकते क्या हुआ दृश्य, इसलिए उनके द्वारा जो दी गई उन्हें सेवाओं में काउंटिंग करते हैं। पता लग गया मैंने सेवाओं में क्यों काउंटिंग करते हैं? अब मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछूंगा, तुम बताना कि किधर काउंटिंग होगा। बताओ दिल्ली के अंदर मैच हो रहा है, आया समझ में, कुछ लोग ना बाहर से मैच देखने आए, तो बताओ इस तरह डॉलर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो इनफुल होगा, वस्तु के निर्यात में शामिल होगा, सेवाओं के निर्यात में शामिल होगा, क्योंकि वे रहेंगे होटल पर खर्च करेंगे, अपने फ़ोन का रिचार्ज भी करवाएंगे, देख ही नहीं सकते तुम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, और पूछना भी जरूरत नहीं है उनसे, फिर तुम्हारे देश में आगा कौन? आया समझ। उसके बाद $800 लेके जाओगे, जब $800 लेके जाओगे तो $800 जैसे लेके जाओगे, कुछ लोग ऐसे हो उन्हें भारतीय करेंसी ले जाने का शौक हो, पहले तो कल्चर, जब तुम बाहर चले गए, जैसे तुम्हारे कोई जानने वाला होगा नेपाल चले गए तो नेपाल का रुपया लेगा होते, पर्स में रखते, बस शौक हो कुछ लोगों को करेंसी जमा करने का, हर देश की करेंसी जमा करने का। अब तो ये कल्चर गायब होगा, जैसे डिजिटल मीडिया आया, हमारे टाइम पे ये कल्चर था, समझ आई बात की? अब हो इस तरह, तो दूसरे देश की करेंसी जमा करने का शौक हो कि जो करेंसी नेपाली करेंसी, हाँ इस तरह करेंसी जमा करने का शौक हो, तो जो करेंसी जमा करने का शौक हो ना, जो कुछ टाइम तक ही हो जमा करने का शौक हो, क्या हुआ सुन लो, एक रूल है हमारे यहाँ, अधिनियम बना रखा कि भारत की करेंसी को ना तुम बाहर नहीं लेकर जा सकते, और इसके लिए जो अधिनियम बना रखा है ना उसका नाम बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझ? और प्रत्येक देश का अधिनियम हो, किसी देश की करेंसी को लेकर तुम दूसरे देश में नहीं आ सकते। वह बात है तुम अधिकारी तो बात कर कि मुझे बस जिस शौक है बस 1-2 करेंसी जमा करने को, सेटिंग शूटिंग चल जाए थोड़ी बहुत, एक भी रुपया आप बाहर नहीं ले जा सकते। यानी हैक्सोन यहाँ कुछ जितने भी पैसे थे ना टोटल सारे भारतीय करेंसी को भारत के अंदर जमा करना पड़ेगा, चोरी चिप के भी नहीं ले सकती, एक चीज का एक बैग चेक हो वो, समझ आई? एयरपोर्ट पर सब चीज चेक हो वो, समझ आई बात? कम से कम 50 बार चेकिंग हो एयरपोर्ट पर, इतनी खतरनाक चेकिंग हो। क्यों? तुम्हारे यहाँ एक अधिनियम, पता कौन सा अधिनियम? फेमा, FEMA, फेमा, फेना नहीं है, फेना ही लेना, यो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देख लेना कब का हो, इसमें संशोधन भी हुआ शायद पिछले साल ही, समझ आए? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये पता क्या कहता? ये कहता अगर तुम भारतीय लोग, भारतीय अगर कोई बिना भारतीय का तो बाहर लेकर जा सकता, हमने रूल बना रखे, इसमें दुनिया में सब लिख रखा, समझ आई बात? इसके बारे में तुम आज खोल कर पढ़ना जब इकोनॉमिक्स का काम करोगे, कि इसके अंदर ना फेमा एक्ट को पूरा पढ़ना तुम, इसमें भारतीय लोगों के लिए 25,000 रुपये तक की छूट, तुम भारतीय लोगों के लिए 25,000 रुपये तक बाहर ले जा सकते हो, 25 से 26 नहीं ले जा सकते। कोई भारत का विदेशी का वो 25,000 तो ज़्यादा, वो 1 भी रुपया नहीं ले जा सकता, उसे अलाउड नहीं है, क्योंकि उसे तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी, रुपये की जरूरत पड़ेगी। अगर वो लेकर चला गया ना, हो सकता मान लो चोरी चिपके तो कोई पैसे लेगा, फिर भारत में जाएगा, जम्मू कश्मीर में जाएगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, क्योंकि भारतीय लोगों को करेंसी चाहिए, भारत के लोग $50 ले भारत में 2 जगह पटका दे, ऐसे जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवाद फैलने खतरे बने रहते हैं, इसलिए हम अपनी करेंसी को बाहर नहीं जाने देते, समझ में आया बात? 1-2 रुपये लेगा कौन आतंकवाद फैलागा, इसलिए लोग ले जाते हैं, 1-2 रुपया करके लेके जाते हैं, अपने शौक के लिए लेके जाते हैं, इसलिए हमने अधिनियम बना रखा है, क्योंकि इसका दुरुपयोग हुआ था ना,
सही, अगर तुम भारत की करेंसी को बाहर लेकर चले गए तो भारतीय लोगों को तुम लालच देकर ना, अनपढ़ लोगों को, आज कि तुम्हें 25,000 रुपये मिलेंगे, तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो फिर क्या करेंगे, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। तो भारत के अंदर आतंकवाद को कम करने के लिए फेमा एक्ट लाया गया था। तो जहां आतंकवाद को कम करने के तुम लिखना पड़ेगा तो फेमा एक्ट का जिक्र कर सकते हो तुम, डोंट वरी। लाइन तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, फेमा एक्ट बना रखा हमने। लगभग ऐसे 2015 के आसपास की बात है, मैं 12th क्लास पास आउट करके हुआ था। जैसे 12th क्लास पास करी थी ना, तो इसका मतलब 2015 के आसपास की बात है। 2015 में राहत फतेह अली खान मेरे फेवरेट सिंगर थे किसी ज़माने में। गाना नहीं सुना? अगर राहत फतेह अली खान का नहीं सुना, पता कौन सा गाना सुना? एक आधे गाने का नाम तो बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी और बिछड़ना भी जरूरी था, ऐसा गाना है। तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, तेरी आंखों के दरिया का बिछड़ना भी जरूरी था। इस तरह करके कोई गाना उन्हें भारत के अंदर मुंबई के एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया। उनके पास भारतीय करेंसी पाई गई और आरोप पता क्या लगा, इतना तो पकड़ा कि राहत फतेह अली खान को, मीडिया में राहत फतेह अली खान को रोक दिया गया मुंबई एयरपोर्ट पर, ये स्मगलिंग करते हैं। स्मगलिंग का मतलब हो कि भारत के अंदर व्यापार, पाकिस्तान का ना, राहत फतेह अली खान पाकिस्तान का, उसने सोचा भारतीय करेंसी लेकर जा रहा होगा, फिर आतंकवाद को बढ़ावा देगा। लेकिन ये भारतीय मीडिया, इसे इतनी भी तमीज नहीं है, इतने सारे दिन उन्हें जानकारी नहीं आती। अरे भाई, सिंगर साहबों में पूरी दुनिया के हर देशों में घूमते हैं, आया समझ में, तो सबका देश का अधिनियम कोई याद भी न पाता। समझ बात है। अगर मैं 20-25 देशों की यात्रा करता हूँ तो मेरे तो दिमाग से स्किप हो सके कि किसका क्या अधिनियम है, इतनी करेंसी बाहर नहीं लेके जा सकते। एक नियम के तहत पकड़ लिया तुरंत मीडिया पर, जिसे मैं मीडिया को ना बेवकूफ मीडिया कहता हूँ, इसे बेवकूफ मीडिया को इतनी तमीज नहीं है। फिर बाद में जाकर पता चला, इतना तो खुद भी अकल होनी चाहिए कि एक व्यक्ति, इतनी पॉपुलरिटी व्यक्ति है वो, ऐसा समझो, और इतने सारे देशों में घूमता होगा, सबके अधिनियम याद करता फिरेगा। तुमने फेमा में क्या लिख रखा है, सेमा में क्या लिख रखा है। अभी जब वो पाकिस्तान का था ना, आज टारगेट करा गया और जबरदस्त करके तब से भारत के अंदर गाना गाने नहीं आया। समझ में बात है। फिर गाना गाया है, उसका नाम था आफरी, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई। देखा गाना? सुना तुमने गाना? सुना 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 सुना। ओहो, चाय भी ठंडी होगी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं यहाँ तक? ठीक, तो इतनी बात बताओ तो समझ में आई नहीं। तो सेवाओं के निर्यात में उन वस्तुओं को भी शामिल करते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग बंदरगाह पर नहीं होती। ये बात समझ में आई क्या? अब बताओ, कॉमनवेल्थ गेम के दौरान कुछ जो भारतीय मैच देखने आए थे, कुछ भारत के अंदर जो लोग मैच देखने आए थे, उन्होंने जो पैसा खर्च करा वो किस मांगा? 4 ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें। नंबर 1 वस्तुओं के आयात में, नंबर 2 वस्तुओं के निर्यात में, नंबर 3 वस्तुओं के आयात में, देख ध्यान से सुनना, वस्तुओं के आयात में, वस्तुओं के निर्यात में, सेवाओं के आयात में, सेवाओं के निर्यात में। यही पर्सन था, सेम पर्सन, और सबका गलत, 99% लोग गलत, समझ ही नहीं पाए। नुकरे जब इसकी आंसर सीट आएंगे तब देखेंगे कौन सा आंसर होगा। इतना बुरा हाल क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत सरकार का डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ा था। मेन चीज है सिलेबस है, डॉक्यूमेंट भारत सरकार का। ठीक, धीरे धीरे एक्सेस बढ़ती चल जाएगी। तुम इतना नोट करो, इतना मैं चाय पीता हूँ। चलो, 2 चीज बढ़ लिया ना, एक तो सेवाओं का निर्यात, एक सेवाओं का आयात। चालू खाता चल रहा है अभी। अभी चालू खाते के बाद ना ये होगा पूंजीगत खाता, और जब जाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आएगा तुम्हारी, और अभी समझ में आने इसके बाद क्वेश्चन होंगे डिस्कस, और उनमें तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। एक एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। ठीक, और उनसे बहुत सारे सवाल आए हुए। देखो सी पॉइंट, और कैसे डॉलर तुम्हें लग रहा कि चालू खाते में आ गए हो। चालू खाते की बात चल रही है, ये करंट अकाउंट है। सही बात है। कुछ एक हमारा जो अकाउंट होगा पूंजीगत खाता होगा, वो उसका हिसाब अलग होगा। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अलग अलग पढ़ के साइड से निकाल रहा है, थोड़ा मेहनत करके, ताकि तुम कन्फ्यूजन हो कभी भी। दूसरी नंबर पॉइंट बताओ, कैसे लग रहा है तुम्हें डॉलर आएगा? हो सकता है ऐसा हो जा कि भारत के अंदर भूकंप आ जा कल, जिस तरह भारत दान दे रहा तुर्की को, ऐसा हो, तो हमें भी कोई दान देना इस तरह। तो भारत में जो मदद मिलेगी, यूँ थोड़ा ही रुपये में देगा मदद, कोई काहे में देगा, तो डॉलर बढ़ जाएगा। एक तरीका हो सके कि भारत को कोई अनुदान दे दे, और वो भी एक तरफा। एक तरफा का मतलब है यूनिलैटरल, एक तरफा। ठीक है, अच्छा, एक तरफा अनुदान।
एक तरफा अनुदान। अच्छा बताओ, इसका पैसा बढ़ जाएगा नहीं, डॉलर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? सी पॉइंट क्या है, हम भी तो किसी को अनुदान दे सके, आया समझ में? जैसे भूटान तुर्की में भूकंप आया, खतरनाक मंजर हो तुर्की का, देखने वाली बात है, समझ ही बात है। 12,000 लोग मारे गए, थोड़े होते 12,000 लोग। 2004 में सबसे खतरनाक भूकंप आया था इंडोनेशिया के अंदर, पता कितने लोग मारे गए थे? 2.5 लाख लोग, सोच सको तुम। 2004 में सबसे भयंकर भूकंप आया था, 2.5 लाख लोग मारे गए थे इंडोनेशिया के अंदर। गुजरात में आया था भूकंप, कम से कम 5,000 के आसपास, 5-6,000 लोग के आसपास मारे गए थे, पता कब? 2001 में गुजरात में। एक है तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान में चला जा, कम से कम 12-13,000 लोग मारे गए थे वहाँ, 15,000 के आसपास लोग 2005 में। तो भूकंप आते रहते हैं, ठीक। एक तरफा अनुदान, इसे यूनिलैटरल बोलते हैं, यूनिलैटरल। ग्रांट, ग्रांट माने क्या हो? अनुदान, शायद समझ में। तो अगर कोई हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे ना, ऐसे समझो, तो आराम तक हमारा हाथ पर डॉलर, ठीक, तो हमारा डॉलर बढ़ जाएगा इस तरह, मांगने की जरूरत नहीं। इसका यूनिलैटरल क्या है? इसका मतलब भारत सरकार को अगर ये अनुदान दे दिया गया है ना, तो भारत सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि इसे वापस लौटाया जाए। दान तो दान हो, आया समझ में। मान लो कल को तुम भिखारी बन गए, तो तुम्हारे कोटरे में को डाल के भाग 20 डॉलर, तो थोड़ा ही तुम खर्च कर ले, फिर बाद में लौटा कर जब तुम अमीर बन जाओगे, ऐसा थोड़ा ही होगा। क्यों मीनू, सही बात है गलत बात है? अकेले अकेले हंस रही ने, बता। एक तरफा अनुदान, अच्छा हम भी तो कहीं अनुदान दे सकते हैं, यहाँ भी वही होगा। ये बात बताओ, समझ में नहीं है, ठीक। अच्छा ये बताओ, सेवाओं की खास बात ये है कि सेवाओं का हमारा जो निर्यात रहा हमेशा पॉजिटिव रहा, ये खास बात है। और वो भी पता सेवा का निर्यात पॉजिटिव कैसे रहा? जब तुम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना, तो यहाँ ये बात विशेष तौर पर ध्यान न करके कोड करके अच्छी तरह देखोगे कि वस्तुओं का निर्यात कितना हुआ, कितने रुपए का निर्यात, उससे लिख लेना, बार बार तुमको कोड करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार की इस योजना इस तरह होनी चाहिए कि हम निर्यात को बढ़ावा दें। समझ में आई बात? क्या हम चाहते हैं कि हमारा निर्यात बढ़े, अगर निर्यात बढ़ा तो सब कुछ अच्छा जाने वाला है, जैसे चाइना के अंदर सब कुछ अच्छा होगा। तो जब मैं आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाऊंगा ना, तो तुम विशेष तौर पर ध्यान दोगे, भाई देखो वस्तुओं का निर्यात इतना हुआ, हर साल का अलग अलग हो, वो इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा डाटा, आर्थिक सर्वेक्षण से। समझ में आई बात? या उसके बाद जो सेवाओं का निर्यात कितना हुआ, वो हमारे साथ पॉजिटिव रहा हमेशा, यहाँ हम घाटे में रहे, ठीक। जो सेवाओं का आयात है ना, सेवाओं का आयात ये हमारा ठीक ठाक रहा, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं कह सकते, बैलेंस अप्रोच कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक तरफा अनुदान, ये हम देखते रहे हमेशा, ऐसी कोई खास जो बात नहीं है किसी के यहाँ कुछ भूकंप आया हो, आपदा आई हो और हमने मदद नहीं करी हो। अभी देखो हमने NDRF की टीम भी भेजी हमने अपनी, ठीक है, बहुत सारी खेप पहुँचाई हमने, बहुत सारी मदद पहुँचाई। इस तरह हमने अफगानिस्तान में मदद करी थी, इस तरह हम मदद करते रहते हैं, तो अनुदान के अंतर्गत आता। समझे? जो हम मदद करेंगे वो इतनी तो बात पक्की हम, अच्छा तो मदद या तो हमारे पास मदद आई या तो मदद देंगे हम, जो मदद देंगे वो डॉलर के रूप में देंगे। ये सारी कोडिंग जिसमें आ गई ना, उसका नाम चालू खाता हमारा। और जो चालू खाता ना, वो ना राजस्व की प्रकृति का हो। अब मान लो तुम्हारा इधर तो डॉलर आया, इधर डॉलर गया, अब तुम अपने दिमाग तो सोच के बताओ, क्या भारत के पास डॉलर ज्यादा आया होगा या ज्यादा गया होगा? भारत के पास डॉलर ज्यादा आया होगा या डॉलर ज्यादा गया होगा? बताओ, आया होगा ज्यादा हो? अपने आप कॉमन सेंस सोच के बताओ, जब तुम घाटे में जी रहे। ऐसा मान लो हमारे यहाँ ना जो डॉलर आया, मान लो $100 आया, कितने डॉलर? और $150 चला गया, तो बता सकते हो तुम चालू खाते में घाटा होगा? तो बता सकते हो चालू खाते में कितना घाटा होगा? कितने डॉलर का? $50 का। $50 का खाता घाटा होगा। अब घाटे को पूरा भी करना पड़ेगा, जिस तरह हमारे वहाँ राजस्व घाटा हो जाता, फिर राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए हम राजस्व प्राप्तियाँ करते थे, खर्च करते थे, नहीं करते थे इस तरह। तो $50 को मैं कहाँ से लेगा हूँ, यह समस्या फंस गई भैया। पूरा भी तो करना मुझे सर, $50 को मैं कहाँ से लेगा हूँ, इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ। तो $50 हम कहाँ से लेगा हूँ, समझ आई बात? यार तो चालू खाते में क्या होगा? तो एक नया नाम बन गया, चालू खाता घाटा। तो यहाँ खास बात है, रिसर्च में ही हमारे यहाँ में करेक्ट डाटा नहीं रखा हो। जब तुम अपना आर्थिक सर्वेक्षण देखोगे, बजट देखोगे, तो वहाँ तुम चेक करोगे चालू खाता घाटा कितना चल रहा है।
ऐसा तुम चेक करोगे इधर साइड में डॉलर कितना आया, कितने का हमने आयात करा, कितने का निर्यात करा हमने, और हमारी स्थिति यहाँ बहुत कमजोर है वस्तुओं के मामले में। समझ बात है। सेवाओं के मामले में तो हम अव्वल, चाहे वो कंप्यूटर हो, आईटी सेक्टर हो, हमारा हेल्थ सेक्टर हो, निर्यात के मामले में तो हमेशा अव्वल रहे हम। समझ में आया बात? या सेवाएं देने में तो हम अव्वल रहे, घर बैठे बैठे सेवाएं दे रहे हैं हम। समझ में आया बात? या लेकिन हमारी स्थिति यहाँ वस्तु के निर्यात में अच्छी नहीं है। इसी कारण हमारा जो है ना पूरा का पूरा देखो $100 का हमारा टोटल रहा, $100 ना हमारे पास आया और $150 हमारा चला गया। ये सारी स्थिति यहाँ बिगड़ रही वस्तुओं के आयात पर। हम कुछ भी ऐसा नहीं बना रहे जो दुनिया खरीद सका, और जो खरीद सका। मैंने तुम्हें बताया अभी जो सरकार ने बजट पेश करा ना, पिछले साल बजट में पता चल रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, 22-23 का बोल रहे हैं सर, 23-24 का नहीं बोल रहे हैं सर, 22-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात पता चल रही, निकल आ रही सामने। जैसे पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था एक नए स्वरूप ग्रहण कर रही। उस नए स्वरूप को हम ऐसे कह सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर निर्यात बहुत कम मात्रा में घट रहा, तेजी के साथ घट रहा। तो भारत के अंदर ना वस्तुओं का कंजम्पशन उनके देश में इतना हो रहा। और निर्मला सीतारमण इसे अलग तरीके से देख रही, कह रही कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, भारत के अंदर बहुत डॉलर है, भारत के पास बहुत डॉलर है, बहुत पड़ा हुआ खजाने में आया, तो टेंशन नहीं लो तुम। भारत के अंदर घरेलू डिमांड बढ़ रही। भारत के जो लोग हैं ना, भारत के लोग हैं, उनका सरकार पर पूरा विश्वास है। समझ नहीं बात? 2024 में ही जीतेंगे। समझ में? ठीक, पूरा विश्वास है। तो चालू खाते में कितना घाटा आएगा? घाटे को पूरा भी करना पड़ेगा। घाटे को क्या करना पड़ेगा? और पूरा करने के लिए तुम ना, पूरा करने के लिए तुम कहीं जाना पड़ेगा। अब तो डॉलर है भारत के अंदर, तो किसी बैंक से ले नहीं सकते उधार। अब बताओ मुझे घाटा होगा तो घाटे के 2 तरीके हो सके। नंबर फर्स्ट, एक मैं अपने घर से मैनेज कर लूँ, मेरे पास घाटा होगा, मैं भारत हूँ, घर में से मैनेज कर लूँ। या एक काम करूँ, सुन लो ध्यान से, भारत जो वस्तु बेचने जा रहा है उन्हें कम कर दूँ, भारत जो वस्तु खरीद कर लेके आ रहे हैं उन्हें कम कर दूँ। तो बताओ हमारे पास कोई स्कोप है क्या कि हम वस्तुओं का आयात कम कर दें? कोयले को हम बंद कर देंगे, सबके घर में तो बिजली भाग जाएगी। ऐसे समझ में? बताओ हमारे पास स्कोप है क्या कि हम भारत से सोना मंगाना बंद कर दें? भारतीय महिलाओं की शादी होनी बंद हो जाएगी। समझ नहीं बात? है बताओ भारत के पास स्कोप है क्या कि हम जो भारत से कोयला होगा, कच्चा तेल मंगाना बंद कर दें? कोयला, कच्चा तेल, सोना, इन्होंने सरकार की कमर तोड़ कर रख रखी कि एक ऊर्जा के कुछ सोर्स, जो ऊर्जा के स्रोत, समझ 3-4 चीजें, यहाँ बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा हमारा। समझ में आई बात? और यही हम पैसा खर्च कर रहे, तो इन्हें कभी स्कोप नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई स्कोप नहीं है। दूसरा, भारत के अंदर ऐसा कोई मशीन तो है नहीं जो डॉलर लेकर बैठी हुई छाप रही और $50 दे देगी तुम, यानी यहाँ कोई स्कोप नहीं है। तो बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर कोई बैंक ढूंढेंगे हम। समझ नहीं बात? तो जो हमारे चालू खाता घाटा इसकी पूर्ति करेगा, कोई बैंक ढूंढेंगे। वो बैंक पता कौन सा? उस बैंक का नाम है IMF। वो हमारी शॉर्ट टर्म जो समस्याएं हैं, लघुकालिक समस्याएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए, लघुकालिक समस्याएं, शॉर्ट टर्म समस्याएं, कुछ दिनों की प्रॉब्लम हमारी, उसे पूरी करने के लिए IMF आने वाला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे 1948 में बनाया गया। UPSC कई बार सवाल पूछ सका। 1948-45 में बनाया गया था। उसके बाद 189 मेंबर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य। स्विट्जरलैंड के अंदर शायद इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर, हाँ जहाँ भी होगा, तुम्हें ज़्यादा जानकारी होगी, जिनेवा के अंदर होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, तो जो हमारा IMF है ना, इस $50 की पूर्ति करेगा। इसीलिए ना, अगर तुम पता करना चाहते हो $50 कहाँ से आने वाला, ये $50 कहाँ से आने वाला, इस चालू खाते के अंदर जो घाटा हो गया इसकी पूर्ति कैसे करोगे? अगर तुम ये बात पता करना चाहते हो, इच्छा होगी तुम्हारी, तो इसलिए आया पूंजीगत खाता, वो बताएगा तुम्हें $50 की पूर्ति कहाँ होगी। बढ़िया लिंक कीजिए। समझ में आई बात? ये समझ में आ रही? पता क्या बताया मैंने? चालू खाता घाटा जो है वो कहाँ से पूरा करना है, पूंजीगत खाता बताएगा। ये बताएगा तुमको $50 की पूर्ति कैसे करनी है, $50 कहाँ से आएगा। समझ में आई बात? ये अच्छा, इसे थोड़ा ही ब्रेक दे दो। इस बात को जब मैं तुम्हें पढ़ाया था राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय, वहाँ राजस्व घाटा हुआ था, और राजस्व घाटे को बताने के लिए पूंजीगत प्राप्तियाँ हुई थी। अब पूंजीगत प्राप्तियाँ हुई थी क्योंकि राजस्व घाटा हो गया था, और राजस्व घाटा जो हो गया था ना, उसकी पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियाँ हुई थी। अब जो राजस्व प्राप्तियाँ हुई थी, पूंजीगत प्राप्तियाँ हुई थी, पूंजीगत प्राप्तियों में 2 चीज़ थी। नंबर फर्स्ट, एक तो उधारीकरण था, एक विनिवेश था, और एक नीचे एक चीज़ और थी,
ऋण की अदायगी थी, उन सब चीज़ों की पूर्ति करके हम राजस्व घाटा पूरा कर लेते। यही तो समझ। तो इसका मतलब कि राजस्व घाटा जो हो, राजस्व घाटे की पूर्ति कैसे होगी उस बात को बताने के लिए आई पूंजीगत प्राप्तियां। आया समझ, वहां भी पूंजीगत खाते की जरूरत पड़ी थी। अब बताओ, यहाँ $50 का घाटा होगा भारत के अंदर ना, भारत के चालू खाते घाटे में ना $50 का घाटा होगा। इस घाटे की पूर्ति के लिए भी तो हमारा एक खाता और पूंजीगत खाता। आया समझ में। अब ये समझना पूंजीगत खाता कौन सा हमारा, बात समझ में आई। बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी भी बताया मैंने कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बताओ तुमने यहाँ तक नोट कर लिया है? हल्का हल्का ये सारा नोट कर लिया, थोड़ा सा जो रहेगा नोट कर लो। चलो चलो देखो, हे $50 का घाटा होगा। कौन सा घाटा हुआ? करंट अकाउंट डेफिसिट। सारे नाम इंग्लिश बताना चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, घाटा होगा। अच्छा जरा एक बात बताओ ध्यान से, इधर मैं थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूँ और साइड बने इधर एक दूसरा अकाउंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। क्यों काम आगा आरबीआई का खजाना, तुम इस साइड में लिख देता हूँ। ये आरबीआई है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को तो बनाया गया था, है ना? ठीक है। उसके बाद इसका खजाना, इसे क्या बोलते हैं? फॉरेक्स। ये फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं सर। देखो हम तो हिंदी में लिखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, इतना नंबर नाम, इंग्लिश वाले लिखते हैं केवल फॉरेक्स, इसलिए उनके पास टाइम हो, इसलिए उसकी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, इसलिए कहता हूँ अपनी स्पीड बढ़ा दें लिखने की। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स को भी जानता हूँ जो इंग्लिश मीडियम में पहली बार अटैम्प्ट दिया, केवल 15-16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे उन्होंने, और 247 रैंक उसकी पहले अटैम्प्ट में ही IAS बन गया। जरूरी नहीं पूरे कंटेंट में दम होना चाहिए, 15-16 क्वेश्चन में नंबर आ रहा है वो देख, अभी दिखाने वाला उसका इंटरव्यू आज। तो पहली बार अटैम्प्ट दिया, पहली बार के सीधा IAS, और एक ही कहना उसका, कुछ नहीं पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े, पिछले साल लोग क्वेश्चन पेपर निकाल के चला गया बस। ऐसे भी है, समझ में आया बात क्या? चलो जाओ, अब हम ये तो हमारा चालू खाता था। चालू खाते के बाद अब हम जो पढ़ने वाले उसका अलग ही सिस्टम, उसका जो नाम है उसका मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। उसका नाम हमारा पूंजीगत खाता, दूसरे नंबर का हमारा पूंजीगत खाता। ये पूंजीगत खाता नहीं सब कुछ बताएगा तुम्हें। पूंजीगत खाता, इसे बोलते कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट हमारा पूंजीगत खाता। और जो पूंजीगत खाता है ना, इसमें भी वही तरीका होगा, एक तरफ तो डॉलर आएगा और दूसरी तरफ डॉलर जाएगा। डॉलर का इसे अंतर प्रवाह बोलते हैं, इसे डॉलर का बहिर्प्रवाह बोलते हैं। बात समझ जाओगे ना तुम, पूरी चीज़ लिखना सब, अंतर प्रवाह बहिर्प्रवाह, ऐसे ऐसे नाम हिंदी में दे के फंसता, समझना ये बात या ठीक। तो डॉलर इधर तो आएगा और इधर डॉलर जाएगा। अभी $50 की पूर्ति कैसे होगी बताने वाला हूँ तुम्हें। तो पहला जो मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ाई थी, याद है तुम्हें? पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ाई थी। ये तो पूंजीगत खाता। तो पूंजीगत खाते में क्या हो सकता? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर ए पॉइंट इसके अंदर हो सकता हमारी जो दायित्व वो बढ़ जा, दायित्व क्या हो जा? बढ़ जा। वहाँ मैंने क्या बताया था? पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो, पूंजीगत व्यय क्या हो, पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो। तो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, कॉपी में हेडिंग खोल कर देखो, देखो पीछे देखो, देखोगे तो अनुभव होगा। आलस मत करो बिल्कुल भी, देखो जल्दी फटाफट खोलो कॉपी। हाँ आय में देखो, आय में क्या था? पूंजीगत आय में क्या था? दायित्व बढ़ जाता है, परिसंपत्तियां बढ़ जाती है। कहाँ से लिखा लेने? जाके मैं घूम ला घर। पूंजीगत आय पूछ रहा हूँ मैं, डॉलर आ रहा तो आय बढ़ रही होगी, ध्यान से देख। घर चलिए, दायित्व इधर देख लो, दायित्व इसे लाइबिलिटीज बोलते हैं। तुम पूरा नाम लिखोगे लाइबिलिटीज, दायित्व बढ़ जाने वाला। मैंने क्या बताया था तुम्हें? भाई डॉलर आएगा, पैसा आ रहा तुम्हारे पास, तो देखो तुम आने का मतलब आय बढ़ जाना।
और जब आय बढ़ जाना, मैंने वहां क्या लिखवा रखा है, मैंने क्या रखा है, दायित्व बढ़ जाने वाला, लाइबिलिटीज बढ़ जाने वाली, और जो परिसंपत्तियां में घट जाने वाली। ये बहुत काम है, याद रखना बात। या अभी $50 की पूर्ति बताता हूँ, ये पूंजीगत खाता बतागा तुम। ये दोनों अकाउंट बड़े खतरनाक है, पूंजीगत खाता और जो चालू खाता घाटा, ये तुम्हें सब बता देंगे। पूंजीगत खाता तुम्हें बताएगा कि देश के एक्सटर्नल स्तर पर, एक्सटर्नल लेवल देश के एक्सटर्नल स्तर पर, यानी वैश्विक फ्रंट पर, बाह्य फ्रंट पर, बाह्य स्थिति देश की कैसी, तो चालू खाता घाटा देख लो। देश की आंतरिक स्थिति कैसी, तो देश का राजस्व घाटा देख लो। समझ बात? क्या राजस्व घाटा बताएगा देश की आंतरिक स्थिति कैसी, आंतरिक हालात क्या चल रहे हैं। राजकोषीय घाटा, हाँ राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बताएगा तुम, राजकोषीय घाटा बताएगा तुम देश की आर्थिक आंतरिक स्थिति कैसी, और चालू खाता घाटा बताएगा तुम देश की बाह्य स्थिति कैसी, कि एक्सटर्नल फ्रंट पर देश कितना मजबूत है। और जो राजकोषीय घाटा बताएगा इंटरनल फ्रंट पर देश कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। आ जाओ दायित्व दूसरा, जो हमारी परिसंपत्तियां कम हो जाएगी, कम हो जाने वाली, कम का साइड है। उधर क्या बताया था मैंने तुम्हें, डॉलर जाने वाला, तो मैंने बताया था वहां खर्च करने वाले, डॉलर जाने वाला खर्च करने वाले। पीछे दे मैंने क्या लिखवा रखा है, पूंजीगत व्यय नहीं लिखवा रखा। तो पूंजीगत व्यय में क्या बता रखा है, दायित्व तो कम हो जाता। दायित्व इतना बेहतरीन तरीके से मैंने तुम्हें सिस्टमैटिकल तरीके से बढ़ा रखा है, कभी कंफ्यूजन होने की। दायित्व हमारा कम हो जाता, और बी पॉइंट परिसंपत्तियां कम हो जाती है। परिसंपत्तियां बढ़ जाती है ना, परिसंपत्तियां हमारी बढ़ जाती है। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आई? 1 मिनट से रोक, चलो जाओ, देखो हो गया यहाँ तक। अब अपने दिमाग पर जोर डालना तुम, अब यहाँ बुद्धि खोल के बैठ जाओ। जरा एक बात बताओ मुझे, $50 का मुझे घाटा पूरा करना है, तो एक मेरे पास संस्था हो वैश्विक स्तर पर, भारत भी उसका सदस्य है, उसका नाम है IMF। यह संस्था एक प्रकार का बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष धन है इसके पास। अच्छा, इसका काम क्या हो, जो अल्पावधि हो या लघुकालिक ऋण हो उसकी पूर्ति, कम समय के लिए लोन देने का काम इसका ही हो, कम समय में लोन देने का काम इसका ही हो। यूपीएससी ने इतना सवाल ही पूछ रखा, क्या काम हो उसका, कम समय के लिए लोन, यही देगा IMF। हम जाएंगे इसके पास, ये लोन दे देगा, हम लोन दे देगा कितने डॉलर का, $50 का, $50 का। एक बात बताओ, $50 का लोन तो दे दिया इसने, तो ये बताओ ये $50 का जो उसने लोन दिया हम, ये इधर आगा या इधर आगा, ये तुम्हारा सवाल है। इधर सोच लो, इधर आगा या इधर आगा, बता क्यों आगा, क्योंकि उसे देना भी तो लोन ना हो। और लोन की खास बात पता क्या हो, लोन की खास बात हो, उसका दायित्व बनता, हम ले तो लिया हमने, हमारा डॉलर बढ़ गया, पैसे तो ले ली किसी तरह, लेकिन हमारा दायित्व बढ़ गया। समझ नहीं बात, दायित्व बढ़ गया, हमें लौटाना है सर। समझ में आया बात, या कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, अगला सवाल, इसका मतलब ये बता दो मुझे, डॉलर में मेरे पास $50 का घाटा होगा तो दायित्व बढ़ गया, इतनी बात तुम्हें समझ में आएगी। अगर डॉलर ना, तो हम बाहर से लोन लेकर आए हम, अच्छा बाहर से जो लोन लेकर आए $50 की पूर्ति तो इसने कर दी, बाहर से जो दूसरे बैंक हो, जैसे AIB हुआ, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ABD एशियन डेवलपमेंट बैंक, उस तो जो हम बैंक वो लोन लेकर आएंगे वो दीर्घकालिक लोन होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, सड़क बनने पर खर्च होगा। लेकिन छोटे समय के लिए लोन लेवर तो IMF ही काम कर रहा है वहां से, ये भी बात पता होनी चाहिए। समझ नहीं बात, क्या ये बात सारे पूछे जाते हैं पेपर में। अगर दीर्घ अवधि का लोन नहीं लेना हम, लघु अवधि का लोन लेना हम, तो IMF के पास जाएंगे हम। और बात डॉलर की चल रही सारी, और देश के अंदर नहीं खर्च करना हम, देश की आर्थिक स्थिति बाह्य स्तर पर कैसी उसे फुलफिल करना हम। तो $50 होगा, कितने डॉलर होगा ये बात बता दो, समझ में आई नहीं है? ठीक, इधर बताओ, इधर भी डॉलर आ रहा है, इधर भी डॉलर आ रहा है, इधर डॉलर जा रहा है, इधर भी डॉलर जा रहा है, तो बताओ इधर टोटल कितना बैठेगा? 100 तो इधर होगा, वो 50 ही होंगे, तो टोटल कितना बैठेगा? 150। ये डॉलर आया टोटल, तो कितना बैठेगा? 150। इधर देखो टोटल कितना रुपए रखे हुए, बराबर 150, 100, तो $150, ये भी $150, दोनों बराबर नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। इसे बोलते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट यही होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की खास बात होगी, जितने हमारा डॉलर आगा, चालू खाता हो,
चाहे पूंजीगत खाता हो, उसमें जो डॉलर आगा और जो डॉलर जागा उन दोनों का जो मान होगा हमेशा बराबर होगा, यही पूंजीगत खाता हो। इनकी सारी की रिकॉर्डिंग कर रखना आरबीआई का काम हो। आरबीआई को ठेका सौंपा गया इस चीज़ का, तो तेरा यही काम है, यही देखना हो तुझे बैठ कर। यही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। मैंने कहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा दूंगा, लेकिन सवाल तो अलग पूछे जाते हैं। समझ में आया बात है। अब तुमसे सवाल पूछा, अब तुम्हारा नंबर है, और कल की क्लास में भी तुम्हारा ही नंबर है। ये तो आज मैंने तुम्हें पूरा करवा दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हो क्या। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम अपने दिमाग का प्रयोग करना होगा। अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करोगे, सोचना होगा, दिमाग को जोड़ डालना होगा, क्या मुझे देना वापस लौटाना। जब भी मैं कहूँ ना कि डॉलर आ लिया, तुम पहले जब भी कोई सवाल पूछूं तो तुम जब दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज सोचनी सुनो कि डॉलर आया तो इधर आगा, नहीं तो इधर आगा। आया समझ में? मैंने पूछूंगा तुमसे, फिर देखना, तुम पहले देखना कि डॉलर आगा तो इधर की बात चल रही है, डॉलर जा रहा, तुम सोचा इस तो डॉलर जा रहा या आ रहा। डॉलर जा रहा तो इधर अपना दिमाग इधर लेके जाना। तुम बहुत सारे सवाल पूछूंगा, और बहुत सारे सवाल आए हुए, बहुत सारे, कम से कम 200 सवाल है, ठीक। और हर चीज़ पर तुम तभी से मेहनत करनी। दूसरे नंबर पर आ जाओ, जब भी मैं पहली बात सोच लोगे, सबसे पहले क्या चेक करोगे, डॉलर आ रहा या डॉलर जा रहा। दूसरे नंबर पर जब सवाल में पूछूंगा तुमसे, तो दूसरी बात ये चेक करोगे कि जो डॉलर है ना, सवाल ऐसे देखूंगा मैं, तुम दूसरे नंबर पे चेक करोगे कि जो डॉलर आया वो पूंजीगत खाते में आया या डॉलर पूंजीगत खाते में आया या चालू खाते में आया। ये बात दूसरी बात चेक करोगे नंबर फर्स्ट। पहले नंबर पे चेक करोगे डॉलर आया गया, दूसरे नंबर पे क्या चेक करोगे, डॉलर चालू खाते में आया कि पूंजीगत खाते में आया। ये बात पता होनी चाहिए कौन सी चालू खाते में, कौन सा पूंजीगत खाते में होगा। और चालू खाता राजस्व की प्रकृति का, और यो ना जो पूंजीगत खाता, यो ना जो राजस्व पर जो पूंजीगत प्राप्तियां उनकी प्रकृति का। समझ में आया बात? या तीसरे नंबर की क्या खास बात याद रखनी, तीसरे नंबर की खास बात याद रखनी तुम कि डॉलर का आयात हो रहा है, डॉलर आ रहा है या जा रहा है, उसका मतलब किधर आगा हो, चालू खाते में आगा, पूंजीगत खाते में आगा। दो बात बताई मैंने, पहले नंबर पर डॉलर आया है गया, दूसरा नंबर पर चालू खाते में आगा या पूंजीगत खाते में आगा। ये बात बताओ, समझ में ही नहीं। कितनी बात होगी? दो। सबसे पहले दोनों बातें देखनी तुम, और दोनों बात के बाद फिर देखनी तीसरी बात। तीसरी बात देखोगे तुम कि चालू खाते के, तीसरी बात ध्यान से, चालू खाते के अंदर इधर आया डॉलर या पूंजीगत खाते के अंदर इधर आया डॉलर, इधर में भी किसमें आया, इसमें आया, इसमें आया। इतने गहरे में जाकर सोचना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जो पूंजीगत खाता ना, पूंजीगत खाते में इधर आया डॉलर, इसमें आगा, वो दिमाग पर जोर डालना। देखो कितना कंफ्यूजन है यहाँ से। आया इस सवाल बना होगा वो। समझ में आया बात है? जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने का, तब तक मैं उदाहरण देते ही जाऊंगा, एक जब तक क्लियर नहीं होने का। समझ आई बात है? उसके बाद अंदर जाकर क्या सोचना, पूंजीगत खाते में इधर की बात कर रहा हो या फिर राजस्व खाते में जब चालू खाता हो उसमें इधर की बात कर रहा हो, और इधर में किसकी बात कर रहा है, सेवाओं के आयत की बात कर रहा है, एक तरफा इसकी बात कर रहा है, वस्तु के आयत की बात कर रहा हो। ये सब बातें तुम्हें याद करनी होगी। यहीं तो भरमार मात्रा में सवाल पूछ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल तो ही रखे हुए। और इनके एप्लीकेशन जोड़ कर जो बनागा वो 200 सवाल। इसलिए मैंने कहा तुम कम से कम 20 सवाल पूछूंगा मैं तुमसे। समझ में आया बात? ये इतनी बात बताता हूँ, मुझे समझ में आई नहीं, कोई दिक्कत? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आया। जो भुगतान जो संतुलन होगा वो हमेशा बराबर होगा। ये भुगतान संतुलन था हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट था। चालू खाता, अगर देश की ना, अगर बाह्य स्थिति देखनी, देश एक्सटर्नल लेवल पर क्या परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए तुम बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी तुम चालू खाते को देख सकते हो, और चालू खाता और जो पूंजीगत खाता उसे देख कर पता कर सकते हो तुम देश के हालात क्या चल रहे हैं। आया समझ में? अगर हम बाहर से उधार लेकर आओगे ना, उधार लेकर आओगे तो देना भी पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो इधर आएगा। समझ गए तुम? देना का मतलब क्या, दायित्व। अब इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़नी। और दूसरी खास बात, कुछ 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ब्याज हो हमेशा राजस्व की प्रकृति का हो, और चालू खाता ना राजस्व की प्रकृति का। मैंने पहले समझाई थी बात यह, ब्याज हमेशा राजस्व की प्रकृति का हो। ब्याज हो, लाभांश हो, लाभांश। कोई कंपनी बाहर गई हमारे यहाँ काम करने, उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, कमाने के बाद उससे प्रॉफिट का मतलब लाभ होगा, और वो जो लाभ होगा ना वो राजस्व की प्रकृति का होगा। जब लाभ होगा तो जब बाहर कंपनी गई थी हमारी, तो ये समझ जाओ तो जो सेवाएं देने गई थी तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, इधर आ गया। ऐसे ऐसे तुम्हें खुद दिमाग लगाना होगा। मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा। समझ में आए बात? या मैं नहीं चाहता इस टॉपिक को और हार्ड बनाऊं, क्योंकि दिमाग की कैरिंग करने की एक कैपेसिटी हो। समझ में बात है? जो मुझे तुम्हारी खत्म होती दिखाई दे रही है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसे मैं यहीं विराम देता हूँ। इतना ही रिविजन करो बैठ कर। समझ में आया बात? या इकोनॉमिक्स में मैं इतना ही छोड़ता हूँ इस टॉपिक को। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पर कल फिर मुलाकात होगी। कल जुबान पर हट जाना चाहिए। आपने चालू खाते में बताया, पूंजीगत खाते में बताया, ये इधर दायित्व बढ़ेगा, इधर कम होगा। दिमाग पर सोचना, आंख बंद करके सोचना, दायित्व कैसे बढ़ेगा। अच्छा, यानी लेकर आए तो देना पड़ेगा,
अच्छा, दायित्व कैसे घटेगा? इसका मतलब अब जब हम हमसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को देना नहीं है पैसा बिल्कुल भी, ये हमारा दायित्व नहीं बनता। अच्छा, परिसंपत्तियाँ कैसे बढ़ेगी? इसका मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर दो, बिल्डिंग खरीद लो, ऐसा कुछ ऐसा काम कर दो, उससे हमारे निवेश बढ़ जाएगा हमारा। मतलब ऐसा काम करना पड़ेगा, वो हमें सोचना पड़ेगा, तो अपने दिमाग पर जोर डालना। ये दिमाग तुम्हारा और मैं कल अच्छी तरह चला दूंगा, कम से कम 20 सवाल तुम्हारे सामने रखूंगा, कल सवाल की ही बात होगी बस, और बैलेंस और पेमेंट पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। अच्छा, एक बात बताओ, वर्तमान समय में ना हमारे यहाँ चालू खाता घाटा है? आज समझ में, हम कम हमारे यहाँ डॉलर कमा रहा है और ज़्यादा रहा, चालू खाता घाटा। हमारे यहाँ राजकोषीय घाटा है 6% के आसपास चल रहा है अभी, आज समझ में 6% के आसपास इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है 6% के आसपास, तो 6% के आसपास घाटा चल रहा है हमारा, तो 6% के आसपास चला है, 6.5 के आसपास, तो 6% के आसपास घाटा चल रहा है। सुन लो, 6% हमारा घाटा चल रहा है जीडीपी का। एक तो हमारा इंटरनल स्तर पर हमारा घाटा, इंटरनल स्तर पर, आंतरिक स्तर पर हम घाटे से नहीं जूझ रहे, और बाह्य स्तर पर भी हम घाटे से जूझ रहे, तो कितने घाटे हो गए? अब भारत दोहरे घाटे की समस्या से गुजर रहा है। ये यूपीएससी ने कई साल पहले सवाल पूछा था, 4-5 साल पहले, कि भारत ने ट्विन डेफिसिट से गुजर रहा है, जुड़वा जो घाटा है ना, उस तरह की समस्या से गुजर रहा है भारत। समझ आपका इसके बारे में क्या कहना? तो आपको राजकोषीय घाटे के ऊपर एक्सप्लेन करना था, और जो पूंजीगत घाटा, जो चालू खाता घाटा ना, ऐसा समझ उसको पूरा एक्सप्लेन करना था। समझ में आया बात? या तो भारत दोहरे घाटे की समस्या से गुजर रहा अभी भी और पहले भी, और ये प्रश्न आज भी प्रासंगिक बना हुआ। तुमने कभी भी तो एडिटोरियल में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। ऐसा समझ, एडिटोरियल में तब लिखा गया जब तुम्हारी समझ में आएगा। समझ की बात है, एडिटोरियल में तब लिखा गया जब तुम्हारी समझ में आएगा। समझ, इन्होंने एडिटोरियल में लिखा हो तो तुम लोगों ने कॉपी में लिखा है। समझ की बात है, जिस दिन मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा ना, एडिटोरियल को करेगी, चल अग्गा जा, चल अग्गा जा, कुछ नहीं है। तो समझ में आई बात है? मज़ा आ रहा? ठीक है, मज़ा ले लेना, पढ़ना बिल्कुल। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? तो चालू खाता घाटा समझ में आया? तो भारत कौन से घाटे की समस्या से गुजर रहा है? दोहरे। आंतरिक स्तर पर हमारे यहाँ कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। और बाह्य स्तर पर कौन सा घाटा? चालू खाता घाटा। तो भारत, तुम्हारा क्या मानना कि भारत दोहरे घाटे की समस्या से गुजर रहा है अभी? आए समझो, तो भारत अभी दोहरे घाटे की समस्या गुजर रहा है। भारत पर ना डबल अटैक हो रहा है घाटे के मामले में। समझ की बात है? क्या तुम इसे कम करना चाहते हो? क्या तुम इसे कम करना चाहते हो? सरकारों पर 3 साल तक कम हो नहीं रहा, तुम करेंगे इसे कम? आए समझ में? अच्छा, करोगे कैसे? यही तो सरकार को सलाह देनी, इसे कैसे कम करेंगे, यह बात मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम चालू खाते घाटे को कम कर सकते हो, और कैसे तुम ना अपने राजकोषीय घाटे को कम कर सकते हो। पढ़ने के बाद विश्लेषण करते हैं, यही हो पढ़ना, कि चीज़ों को विश्लेषण करना सीख जाओ, और तुम कॉपी खुद ही भर दो बैठ कर। जो तुम्हें अच्छा सा लग रहा है वो भी नोट कर लो। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, कल को मुलाकात होगी इसमें।